Hello friends, let's come to the third lecture of Science and Technology part PT 365 और उसमें जो टॉपिक है दैट इज़ स्पेस टेक्नोलॉजी। तो अभी मैंने कमेंट देखा कि उसमें मैं एक मैडम ने लिखा है कि आप मैम कि एनवायरनमेंट का PT 365 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है साइंस एंड टेक से, तो जो आती जाएंगी PT 365 वो आपको इम्पॉर्टेंट ही लगेंगी। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, वो तो मैं कंप्लीट कराऊंगी ही, बट उससे पहले हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ लें क्योंकि आपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए बहुत फोर्स किया था। तो एनवायरनमेंट की भी मैं कराऊंगी, बट फर्स्ट लेट अस फर्स्ट कंप्लीट द साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट एंड द इन थर्ड लेक्चर द टॉपिक इज़ स्पेस टेक्नोलॉजी। स्पेस टेक्नोलॉजी में अगर हम पहले बताएं तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होगा। तो ऑर्बिट्स आपको पता है जिसमें हमारे सैटेलाइट्स रिमूव करते हैं, ठीक है। ऑर्बिट्स जो हैं वो अर्थ के मतलब अर्थ के एटमॉस्फेयर में कहीं सराउंडिंग करते हैं। तो अगर हम बताएं अर्थ के एटमॉस्फेयर से, तो लो अर्थ ऑर्बिट कहाँ से होता है, 260 to 2000 किलोमीटर तक होता है। तो ये जो बीच का लो अर्थ ऑर्बिट और MEO के मतलब ये जो है बीच की दो लाइनें हैं, तो ये हमारा होता है लो अर्थ ऑर्बिट। फिर MEO मीडियम अर्थ ऑर्बिट की अगर बात बताएं तो 2000 किलोमीटर से 35,786 किलोमीटर तक होता है। और फिर जियो सिंक्रोनस जो सेट ऑर्बिट होता है दैट इज़ 35,786 किलोमीटर तक होता है। वो उसी जब वो जो वहाँ पे ऑर्बिट होता है दैट इज़ कॉल्ड जियो सिंक्रोनस सेटेलाइट। और एक जियो स्टेशनरी सेटेलाइट भी होता है जो कि अर्थ के कंपैरिजन में स्टेशनरी जो सेटेलाइट है वो मूव करता है। ओके, सो दीज आर द ऑर्बिट्स। और ऑर्बिट्स क्यों इंपॉर्टेंट है मैंने बता दिया कि कहाँ कहाँ से रेंज होता है। तो ऑब्वियसली लो अर्थ ऑर्बिट पे कोई भी सैटेलाइट है तो वो क्या है बहुत ही अच्छी इमेज भेज पाएगा क्योंकि वो बहुत पास में है, ठीक है, पास में अर्थ के, तो ज़्यादा अच्छी इमेज ले पाएगा, ज़्यादा अच्छी पिक्चर भेज पाएगा। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू द गगनयान मिशन। तो गगनयान मिशन जो है ये भी मैंने बहुत बार आपको पढ़ाया है, ठीक है। तो PT 365 पिछली बारी आई थी उसमें भी मैंने पढ़ाया था। तो गगनयान मिशन में अभी इसरो ने प्लान किया कि वो फर्स्ट अनमैन मिशन जो है गगनयान का अभी वो भेजेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट अनमैन मिशन का मतलब होता है, अनमैन मिशन मतलब बिना मैन का, बिना क्रू का, बिना किसी पर्सन का जो है मिशन है ये। गगनयान की अगर बात करें तो गगनयान जो है ये हमारा वर्ड संस्कृत से बना है जिसका मीनिंग है स्काई व्हीकल, ठीक है। स्काई में जो हमारा गाड़ियाँ वगैरह घूमती हैं दैट इज़ कॉल्ड स्काई व्हीकल। गगनयान प्रोग्राम जो है वो हमारी जो इंडिजीनियस कैपेबिलिटी है कि हम ह्यूमंस को कैसे हम स्पेस पे भेज सकते हैं, हमारी इंडिया की जो कैपेबिलिटी है उसको डेमोन्स्ट्रेट करेगा, ठीक है। और जो हमारी कहाँ पे भेजना है हमको, लो अर्थ ऑर्बिट में। तो याद रखिएगा, तो गगनयान मिशन जो है वो कहाँ पे लॉन्च होगा, लो अर्थ ऑर्बिट पे होगा। दैट मीन्स यहाँ पे 260 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के बीच में लॉन्च होगा, लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज़ लो अर्थ ऑर्बिट। एज अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम अगर बताएं तो 2 अनमैन मिशन किए जाएंगे और उसके बाद जब 2 अनमैन मिशन हमारे हो जाएंगे उसके बाद ही हम एक मैन मिशन भी भेजेंगे जो कि हमारा लो अर्थ ऑर्बिट में जाएगा। तो इसरो जो है उन्होंने प्लान किया है कि पहला अनक्रूड जो मिशन है, मतलब बिना मैन का मिशन है, पहला अनमैन मिशन जो है गगनयान का वो 2022 में भेजेंगे। सेकेंड अनमैन मिशन जिसमें व्योममित्रा जो है वो रोबोट को कैरी करेगा। व्योममित्रा एक सेटेलाइट टाइप का है जो कि रोबोट को कैरी करेगा और उसके बाद जो है मतलब ये वाला मिशन जाएगा, उसके बाद जो है मैन मिशन जाएगा। तो अनक्रूड मिशन हम कर क्यों रहे हैं, तो ऑब्वियसली अनक्रूड मिशन हम इसीलिए कर रहे हैं कि जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसको डेमोन्स्ट्रेट कर सके और ह्यूमन के लिए देख सके कि सेफ्टी है, रिलायबिलिटी है या नहीं है। तो इसलिए जो है हम 2 अनक्रूड मिशन भेज रहे हैं, 2 अनमैन मिशन भेज रहे हैं। जो भी हमारी क्रूड फ्लाइट जाएगी उससे पहले जो है सारी चीज़ें जो है परफॉर्मेंस जो है सिस्टम का वो चेक कर ले, तो जो हमारा डिस्टर्बेंस है वो बहुत कम हो, मतलब मैन को, जो भी मैन जाएगा उसको कोई हार्मफुल इफेक्ट्स ना हो। तो दैट इज कॉल्ड अनक्रूड मिशन। हमने क्यों भेजा है, रोबोट जो है वो कहीं ना कहीं मिमिक करेगा जो स्पेस की क्रू एक्टिविटीज़ हैं जो कि ह्यूमन के लिए, ह्यूमन फ्लाइट मिशन के लिए सेट आउट करने के लिए और जो भी चैलेंजेस हैं उनको ओवरकम करेगा ह्यूमन मिशन जाने से पहले। ओके, तो ये हो गया गगनयान का ओवरऑल प्रोग्राम। अगर बताएं तो कोऑर्डिनेशन, इंजीनियरिंग, इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इसरो ही करेंगे और मेजर न्यू टेक्नोलॉजीज जो कि हमारे गगनयान मिशन प्रोग्राम के लिए रिक्वायर्ड है दैट इज़ ह्यूमन रिलेटेड लॉन्च व्हीकल, क्रू एस्केप सिस्टम, हैबिटेबल ऑर्बिटल मॉड्यूल, लाइफ सपोर्ट सिस्टम, क्रू सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग एंड एसोसिएटेड क्रू मैनेजमेंट एक्टिविटीज़। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट न्यू टेक्नोलॉजीज जो हमको रिक्वायर्ड है फॉर द गगनयान मिशन। नाउ लेट्स कम टू द गगनयान ऑर्बिटल जो
मॉड्यूल है उसके दो पार्ट है, पहला है क्रू मॉड्यूल, दूसरा है सर्विस मॉड्यूल, ठीक है, और उनका वे है 8000 kg। तो अगर हम बताएं कि क्रू मॉड्यूल की बात करें तो क्रू मॉड्यूल जो है वो डबल वॉल सिस्टम है, मतलब दो वॉल्स लगी हुई हैं और वो हैबिटेट है एस्ट्रोनॉट का, जो भी हम एस्ट्रोनॉट भेजेंगे उनके लिए हैबिटेट है। ये जो है थर्मल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, जो भी हमारा टेम्परेचर डिफरेंस होता है स्पेस पे जाने के बाद, जो टेम्परेचर होता है, जो प्रेशर होता है, उन सबसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा जो भी हमारे पर्सन जाएंगे। अब ऑर्बिटल मॉड्यूल की बात करें तो ऑर्बिटल मॉड्यूल जो है वो लॉन्च किया जाएगा बाय GSLV Mark 3 व्हीकल, ठीक है। तो GSLV Mark 3 व्हीकल के बारे में पढ़ेंगे। GSLV Mark 3 व्हीकल के द्वारा जो है उसको लॉन्च किया जाएगा और वो ऑर्बिट करेगा अर्थ को, जिसकी वेलोसिटी होगी 7800 मीटर पर सेकेंड। उस वेलोसिटी जो है वो अर्थ को ऑर्बिट करेगा लो अर्थ ऑर्बिट में। फॉर द फर्स्ट टाइम जो है क्रूड मिशन जो है गगनयान मिशन का, एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग जो है वो सिलेक्शन क्राइटेरिया, मतलब जो भी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी वो सिलेक्शन क्राइटेरिया डिफाइन किया जाएगा। और सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है वो कौन डिफाइन करेंगे? इसरो और इंडियन एयरफोर्स डिफाइन करेंगे कि आपके पास फ्लाइंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, फिटनेस होनी चाहिए, साइकोलॉजिकल एंड एरोमेडिकल एवेल्युएशन भी होना चाहिए। गगनयान जो है वो स्मॉलर साइज का है। अभी तक जितने भी मिशन गए हैं हमारे अदर कंट्रीज से वो बहुत लार्जर साइज के थे, बट गगनयान जो है वो बहुत स्मॉलर साइज का मिशन है। तो हमारी जो इंडिया है वो बहुत स्मॉलर साइज का मिशन जो है लॉन्च कर रही है। ओके, सो ये हो गया गगनयान का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है। अब आते हैं हम GSLV करंट स्टेटस अगर गगनयान प्रोग्राम की बताएं तो अभी एस्ट्रोनॉट्स ट्रेनिंग फैसिलिटी जो सेंटर है वो इस्टेब्लिश हुआ है बेंगलुरु में, ठीक है। और इसरो ने सक्सेसफुली थर्ड लॉन्ग ड्यूरेशन हॉट टेस्ट जो है लिक्विड प्रोपेलेंट विकास इंजन का उन्होंने कर लिया है। अब विकास इंजन है क्या? विकास इंजन एक हाई थ्रस्ट इंजन है जो कि हमारी सैटेलाइट हम लॉन्च करते हैं उसकी लिफ्टिंग पावर को बढ़ाता है। जो भी इंडियन लॉन्च व्हीकल्स हम लॉन्च करते हैं तो उनकी जो लिफ्टिंग पावर है उनको बढ़ा देता है, तो दैट इज इसलिए विकास इंजन होता है। फिर GSLV Mark 3 के बारे में हमने पढ़ा कि जो हमारा और ऑर्बिटल मॉड्यूल है वो हमारा GSLV Mark 3 से भेजा जाएगा। तो ये जो है ये 3 स्टेज हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है जो कि इसरो ने डेवलप किया। मतलब 3 स्टेज, मतलब फर्स्ट स्टेज होता है, सेकंड स्टेज होता है, थर्ड स्टेज होता है। व्हीकल में 2 सॉलिड स्ट्रैप-ऑन्स लगे रहेंगे, ठीक है। तो पहला जो स्टेज होगा दैट इज सॉलिड, दूसरा स्टेज होगा वो कोर लिक्विड बूस्टर होगा सॉरी, और तीसरा जो स्टेज होगा दैट इज क्रायोजेनिक अपर स्टेज होगा, ठीक है। और ये डिज़ाइन किया गया है कि वो 4 टन क्लास ऑफ सैटेलाइट जो है जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में ले जा सकते हैं। और अबाउट 10 टन्स की बात करें तो वो लो अर्थ ऑर्बिट में ले जाएंगे, विच इज़ अबाउट ट्वाइस द कैपेबिलिटी ऑफ GS Mark 2, ठीक है। तो GS Mark 2 में भी 3 ही चीज़ें होती हैं, 3 ही होते हैं और इसमें भी 3 ही स्टेज होती हैं। तो पहला स्टेज दैट इज सॉलिड, दूसरा है लिक्विड बूस्टर, तीसरा है क्रायोजेनिक अपर स्टेज। अब GSLV की बात करें तो जैसे कि फॉर एग्जांपल GSLV Mark 3 जो है अगर गगनयान मिशन की बात करें तो वो श्रीहरिकोटा से जो है लिफ्ट आउट होगा, फिर वो 16 मिनट में लो अर्थ ऑर्बिट में रीच करेगा, मतलब 260 किलोमीटर टू 2000 मीटर का जो लो अर्थ ऑर्बिट है वहाँ पे रीच करेगा। उसके बाद जो है ऑर्बिटल मॉड्यूल मतलब इस अर्थ के एटमॉस्फेयर को बाहर जाएगा जो कि स्पेस में जाएगा, 5 to 7 डेज वो स्पेस में रहेगा। उसके बाद डी बूस्ट होगा और क्रू जो है और सर्विस मॉड्यूल जो है दोनों क्या होंगे? सेपरेट किए जाएंगे। फिर एरो ब्रेकिंग होगा, फिर पैराशूट डिप्लॉयमेंट होगा और 36 मिनट में डी बूस्ट करके लैंडिंग होगा। ओके, सो दिस इज द गगनयान मैन मिशन की बात की है। अब इंडिया जो है हमारी 4th नेशन है जो हमारी स्पेस फ्लाइट मिशन भेजेगी आफ्टर US, रशिया, चाइना। तो याद कर लीजिए इंडिया जो है हमारा क्या है? 4th नेशन है जो कि मैन्ड स्पेस फ्लाइट मिशन जो है आफ्टर US, रशिया, चाइना के बाद लॉन्च कर रहा है। अब गगनयान सिस्टम में हमने बताया कि क्रू मॉड्यूल होता है, सर्विस मॉड्यूल होता है, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल। दोनों को मिला के ऑर्बिटल मॉड्यूल मतलब दोनों को जोड़ के कहा जाता है। तो वो होता है गगनयान का कंपोजिट कैप्सूल, ठीक है। अब गगनयान के कुछ बेनिफिट्स देख लेते हैं। तो बेनिफिट्स की बात करें तो ऑब्वियसली साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेवल्स जो है कंट्री के उनको एनहांस करेंगे। नेशनल प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग इंस्टीट्यूट्स, अकेडमिया, इंडस्ट्री जो है उनको हेल्प करेंगे। इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ाएंगे, हमारे यूथ को इंस्पायर करेंगे कि वो चैलेंजेस ले सके साइंस एंड टेक्नोलॉजी में और उनको ओवरकम कर सके।
टेक्नोलॉजीज डेवलप की जाएंगी सोसाइटल बेनिफिट के लिए, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एडिशन किया जाएगा और प्रोवाइड वे फॉर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन एंड पॉलिसीज. ओके, सो दीज आर द बेनिफिट. नाउ लेट्स कम टू अपकमिंग स्पेस मिशन. उनके की फीचर्स देख लेते हैं. तो सबसे पहला है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो है हेल्प करेगा कि जो भी हमारी स्मॉल सैटेलाइट है उनको हम जैसे नैनो माइक्रो हो गए तो उनको सर्विस डिलीवरी के लिए हम भेज सके, ठीक है, और ग्लोबल लॉन्च कर सके उनका. अब न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो है, ये मैंने पिछली बार PT 365 में पढ़ाया था. तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो कि जिसके पास सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को लॉन्च कर सके. ओके, अब स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की बताएं तो ये भी एक 3 स्टेज सॉलिड व्हीकल होता है. तो इसमें तीनों स्टेज में सॉलिड ही होता है, लिक्विड नहीं होता. तो तीनों स्टेज में 3 स्टेज सॉलिड व्हीकल होता है SSLV. ये जो है लॉन्च ऑन डिमांड रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए बनाया गया है. स्मॉलेस्ट व्हीकल है जो एट 110 टन मास. इसरो कैपेबिलिटी है कि 500 kg सैटेलाइट मास का लॉन्च कर सकते हैं इनटू 500 किलोमीटर लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च कर सकते हैं. कॉस्ट इफेक्टिव होता है क्योंकि ₹30 ही लगता है, मल्टीपल ₹30 करोड़ ही लगता है. मल्टीपल सैटेलाइट माउंटिंग ऑप्शन फॉर नैनो माइक्रो एंड स्मॉल सैटेलाइट और रिड्यूस टर्न आउट टाइम. तो ये क्या करते हैं, सिर्फ 72 आवर्स में ही इंटीग्रेट हो जाते हैं. अनलाइक अगर हम दूसरे सैटेलाइट्स की बात करें तो 70 डेज लेते हैं. तो ये हो गया स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 स्टेज सॉलिड व्हीकल है. फिर चंद्रयान 3 की बात करें तो चंद्रयान 3 जो है, चंद्रयान 2 आपने देखा था कि वो फेल हो गया था, पर फिर भी एक बहुत बड़ा हमारे लिए अचीवमेंट था. तो चंद्रयान 3 जो है उसका एम यही है कि हमको साउथ पोल जो है मून का, वहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग करनी है. अब क्यों साउथ पोल पे करनी है, क्योंकि वो हमेशा जो है अर्थ के जैसे ही घूमता है. तो साउथ पोल जो है हमेशा हमको दिखता नहीं है, तो वहाँ पे जो भी चीज़ें हमको नहीं पता है, इसलिए जो है लूनर सरफेस के साउथ पोल को हमको एक्सप्लोर करना है. अनलाइक इट्स प्रीडेसर्स अगर बताएं तो चंद्रयान 3 जो है वो ऑर्बिटर को कैरी नहीं करेगा, बट वो लैंडर और रोवर को इंक्लूड करेगा जो हमारे लूनर सरफेस को स्टडी करेंगे. फिर नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, तो ये भी मैंने पढ़ा है. निसार मिशन, ये क्या है, हमारे जो ग्लोबल हजार्ड से जो हमारे नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, जो भी एनवायरमेंटल चैलेंजेस हैं और एनवायरमेंटल चेंज हो रहे हैं, उन सबको स्टडी करेगा और ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा जो भी साइंटिस्ट है कि वो जो क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स है, जो भी नेचुरल डिजास्टर के इफेक्ट्स है, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या कॉजेज है, वो बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए. तो ये जो है इसके लिए. और नासा इसरो जो है ये इंडिया और USA का कोलैबोरेशन है. ओके, फिर शुक्रयान 1 मिशन जो है ये हमने प्रपोज किया है कि हम वीनस पे मिशन करेंगे. तो शुक्रयान 1 जो है वो वीनस पे है. तो शुक्रयान 1 से ही आपको नाम से ही समझ में आएगा कि वीनस पे मिशन है. अब आते हैं कुछ रिलेटेड न्यूज़ की अगर बात बताएं तो GSAT-1 जो है, अभी इसरो ने जियो इमेजिंग सैटेलाइट GSAT-1 जो है लॉन्च किया है रिसेंटली, बल्कि वो फेल्ड हो गया है. लॉन्च जो है वो लॉन्च वॉज सपोज टू प्लेस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 03 इंटू जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट. तो वो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है ये, जिसको हम जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में रखेंगे. उसके बाद अल्टीमेटली वो रीच कर जाएगा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में विया GSLV F10 रॉकेट. ठीक है, मिशन फेल्ड इसलिए हुआ ड्यू टू क्रायोजेनिक अपर स्टेज के कारण, क्योंकि ये थर्ड स्टेज जो है इग्निशन नहीं हुआ, डिड नॉट हैपन ड्यू टू टेक्निकल एनॉमली के कारण. तो जो है मिशन फेल हो गया. अब क्रायोजेनिक स्टेज जो होता है दैट इज लास्ट स्टेज. हमने बताया था कि GSLV में हमारा लास्ट स्टेज होता है लॉन्च व्हीकल का, जहाँ जो कि क्रायोजेनिक स्टेज में लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन एज अ प्रोपेलेंट यूज़ करते हैं. तो क्रायोजेनिक स्टेज में क्या यूज़ करते हैं, लिक्विड ऑक्सीजन एंड लिक्विड हाइड्रोजन एज अ प्रोपेलेंट यूज़ करते हैं. जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की अगर बात करें तो वो 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल होता है जो कि इसरो ने ऑपरेट किया है, डेवलप किया है, डिज़ाइन किया है. जो भी कुछ सैटेलाइट्स हैं उनको और अदर सैटेलाइट्स को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में लॉन्च करने के लिए. ठीक है, अब आते हैं GTO और GEO की बात करें तो जियो सिंक्रोनस जो हमारा जियो सैटेलाइट जो है अगर GEO सर्कल में लॉन्च कर रहा है तो वो इक्वेटर के अबव जो है अर्थ में वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट करेगा. फॉर एग्जांपल ये देखिए यहाँ पे, तो ये जो है अर्थ के इक्वेटर पे ही, इक्वेटर के ऊपर ही होता है जो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है. और हाइट पे कितने होता है, 335,786 किलोमीटर की हाइट में होता है, एग्जैक्टली एट द सेम रेट जैसे अर्थ मूव कर रहा है. अब ट्रांसफर ऑर्बिट जो है वो स्पेशल काइंड का ऑर्बिट है जो कि हम एक ऑर्बिट से किसी भी सैटेलाइट को दूसरे ऑर्बिट में ट्रांसफर करने के लिए यूज़ करते हैं. तो दैट इज कॉल्ड जियो
स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट। ये अलाउ करता है कि सैटेलाइट जो है वो हाई एल्टीट्यूड में रीच कर पाए। तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे कोई सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं ये ब्लू वाले पार्ट में, तो हमारा जो सैटेलाइट है वो धीरे धीरे क्या करेगा, ये रेड वाले पार्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो ट्रांसफर हो जाएगा एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट बिना किसी लॉन्च व्हीकल के नीड के। अब रीचिंग जीईओ इन दिस वे इज एन एग्जांपल ऑफ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ट्रांसफर ऑर्बिट, दैट इज जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट। ओके, तो जीटीओ और जीईओ समझ में आ गया। नाउ लेट्स कम टू रडार इमेजिंग सैटेलाइट रीसेट 1। तो ये भी एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो कि इसरो ने डेवलप किया। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मतलब ऑब्वियसली अर्थ को ऑब्जर्व करना, अर्थ के फिजिकल फीचर्स को ऑब्जर्व करना, अर्थ के जो हमारी प्रॉपर्टीज है उनको ऑब्जर्व करना, ठीक है। तो ये एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है जो हमारे मैप को बनाएगा जो भी हमारी टेरेन से रिलेटेड है, और अर्थ के डिफरेंट लैंड एरियाज और ओशियंस को स्टडी करेगा। So that is radar imaging satellite. I hope it is clear. Okay, so now let's come to the space debris. Okay, गगनयान मिशन is clear now. तो space debris भी मैंने पढ़ाया हुआ है बहुत अच्छे से आपको। तो अभी चाइना का रॉकेट जो है वो अभी इंडियन ओशन में बहुत सारा डेब्रिस उन्होंने गिराया नियर मालदीव्स। तो मोर ऑन न्यूज़ की बात करें तो चाइना ने लॉन्ग मैच 5B जो है एक सैटेलाइट लॉन्च किया था। पार्ट ऑफ मतलब उसके जो पार्ट्स हैं वो एटमॉस्फेयर में री एंटर्ड हुए और वो इंडियन ओशन में लैंडेड हो गए, जहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट्स उसके डिस्ट्रॉय हो गए और अर्थ के एटमॉस्फेयर में अपॉन मतलब जैसे ही री एंट्री हुई तो वहाँ पे। अब लॉन्ग मार्च 5B जो है ये एक कैरिंग कंपोनेंट है जो कि चाइना के स्पेस मिशन के लिए बहुत सारे कंस्ट्रक्शन कंपोनेंट्स जो है कंपोनेंट्स कंस्ट्रक्शन के लिए कैरी करता है। वो नेक्स्ट ईयर कंप्लीट होने वाला था। लास्ट ईयर जो है डेब्रिस एक और चाइना लॉन्ग मार्च रॉकेट से जो है वो इवरी कोस्ट में गिरा था, डैमेजिंग सेवरल बिल्डिंग्स। तो बहुत सारी बिल्डिंग्स को उन्होंने डैमेज कर दिया था। अब स्पेस डेब्रिस की बात करें तो स्पेस डेब्रिस जो मैंने पढ़ा है, तो स्पेस डेब्रिस जो है दोनों मैन मेड होता है और आर्टिफिशियल भी होता है, ठीक है। नेचुरल होता है और आर्टिफिशियल पार्टिकल से बना हुआ होता है। जैसे कि नेचुरल की बात करें तो मीट्रॉइड्स होते हैं, आर्टिफिशियल की बात करें तो मैन मेड पार्टिकल्स होते हैं। अब मीट्रॉइड्स जो है वो हमारे सन को ऑर्बिट करते हैं, वाइल अगर बात करें मोस्ट ऑफ द आर्टिफिशियल जो डेब्रिस होते हैं वो हमारे अर्थ को ऑर्बिट करते हैं, जो उन्हें हम ऑर्बिटल डेब्रिस बोलते हैं। तो ऑर्बिटल डेब्रिस किसे बोलते हैं, जो हमारे आर्टिफिशियल डेब्रिस अर्थ को ऑर्बिट करते हैं उन्हें हम ऑर्बिटल डेब्रिस बोलते हैं। अब ऑर्बिटल डेब्रिस जो है वो मैन मेड ऑब्जेक्ट है, ऑर्बिट करता है अबाउट द अर्थ, जो कि विच नो लॉन्गर सर्व्स एज अ यूजफुल फंक्शन। तो किसी यूजफुल फंक्शन के लिए यूज़ नहीं होता है। इन डेब्रिस को नॉन फंक्शनल स्पेसक्राफ्ट, अबेंडेंट लॉन्च व्हीकल, स्टेजेस हो गए, मिशन रिलेटेड डेब्रिस हो गए, फ्रेगमेंटेड डेब्रिस हो गए, तो ये सब जो है इन्हीं डेब्रिस में आते हैं। अब जो बहुत ज़्यादा डेब्रिस होता है वो हमेशा लो अर्थ ऑर्बिट पे क्रिएट होता है। वो कुछ उनसे कम जो है डेब्रिस वो हमारे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में ही क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो आपको अगर क्वेश्चन आए कि मोस्ट ऑफ द डेब्रिस आर क्रिएटेड इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, तो वो स्टेटमेंट जो है रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द डेब्रिस जो है वो हमारे लो अर्थ ऑर्बिट पे क्रिएट होता है। अब अगर बात बताएं सॉरी, तो देयर आर अबाउट 5 लाख पीसेस ऑफ डेब्रिस जो है वो मार्बल की साइज़ में होते हैं, जो हमारे अर्थ को ऑर्बिट करते हैं, और स्पीड जो होती है उनकी 17,500 MPH होती है। इंटरनेशनल गाइडलाइंस ने सजेस्ट किया है कि हमको स्पेस डेब्रिस जो है, स्पेसक्राफ्ट जो है जो भी लो अर्थ ऑर्बिट में है उनको रिमूव करना है विद इन 25 ईयर्स एट द एंड ऑफ मिशन। जैसे ही हमारा मिशन एंड होता है तो उसके 25 ईयर्स तक हमको इसको हटाना है। हाउएवर ओनली 60% ऑफ द मिशन जो है 60% जो भी मिशन लॉन्च किए जाते हैं हमारे यहाँ से, तो वो गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। ओके, तो ये हो गया स्पेस डेब्रिस। नाउ लेट्स कम टू व्हाट आर द केस्लर सिंड्रोम, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो केस्लर सिंड्रोम होता क्या है, अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको पता होना चाहिए। उसको केस्लर इफेक्ट भी बोलते हैं। ये एक सिनेरियो है जब भी हम लो अर्थ ऑर्बिट में कोई भी चीज़ लॉन्च करते हैं तो जो डेंसिटी होती है ऑब्जेक्ट की वो इतनी ज़्यादा होती है कि उनका कोलिजन, मतलब वो कोलाइड करते हैं, मतलब उनके बीच में कोलिजन होता है, जिसके कारण बहुत सारे डेब्रिस क्रिएट होते हैं, कैस्केड, और हर कोलिजन के साथ स्पेस डेब्रिस जो है वो बढ़ता जाता है। और ये हमको दिखाते हैं कि फर्दर कोलिजन भी हो सकता है, और इसके कारण जो है हमारा जो ऑर्बिट है वो पूरी तरह स्पेस डेब्रिस से घिर जाता है, जिसके कारण हम जो है बहुत सारी जो सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं वो हमें लॉन्ग रन के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है किसी भी सैटेलाइट को आगे पास करने के लिए।
अब टेक्निक्स कुछ डेब्रिस को रिमूव करने के लिए फ्रॉम क्राउडेड ऑर्बिट्स अगर बताएं तो एक्टिव रिमूवल ऑफ डेब्रिस फ्रॉम ऑर्बिटिंग यूजिंग डेब्रिस स्वीपर और लेज़र एवापोरेशन। डेब्रिस स्वीपर और लेज़र एवापोरेशन यूज़ करके हम कुछ डेब्रिस को ऑर्बिट से हटा सकते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट को जो है लेस पॉपुलेटेड डिस्पोजल ऑर्बिट में भेजना, तो उससे भी हमारा डेब्रिस कम होगा। ऑर्बिटल लाइफ टाइम जो है उसका रिड्यूस कर दे तो नेचुरल डिके हो जाएगा हमारे स्पेस क्राफ्ट का। और डी ऑर्बिटिंग एट एंड ऑफ लाइफ फोर्स्ड री एंट्री ऑफ अ स्पेस ऑब्जेक्ट इनटू द अर्थ एटमॉस्फेयर। ओके, तो दीज आर द सम टेक्निक्स जो कि हम रिमूव करते हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टेक्निक्स हैं हम वो देखते हैं स्ट्रैटेजीज जो कि स्पेस डेब्रिस को टैकल करने के लिए हमारी कंट्रीज़ ने लाई है। तो सबसे पहला है मिटिगेटिंग डैमेज की बात करें तो स्पेस डेब्रिस जो है बहुत सारी कंट्रीज़ जो है ट्रैक करती है, इंक्लूडिंग जर्मनी, फ्रांस, यूके, यूएसए। बट इसरो ने जो है प्रोजेक्ट नेत्रा जो है वो लॉन्च किया है। तो प्रोजेक्ट नेत्रा जो है किससे रिलेटेड है? स्पेस डेब्रिस से, जो कि अर्ली वार्निंग सिस्टम है हमारे स्पेस को डिटेक्ट करने के लिए कि वहाँ पे कितना डेब्रिस क्रिएट हुआ है और क्या हजार्ड्स हैं रिलेटेड टू इंडियन सैटेलाइट्स। अब इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली जो है वो वर्क कर रही है प्रोजेक्ट पे। क्या प्रोजेक्ट का नाम क्या है? ऑर्बिट कंप्यूटेशन ऑफ रेसिडेंट स्पेस ऑब्जेक्ट फॉर स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस, जो कि हमारे स्पेस डेब्रिस के कोलिजन को प्रिडिक्ट करेगी। फिर अवॉइडिंग फ्यूचर डेब्रिस की बात करें तो उन्होंने बेटर डिज़ाइंस के रॉकेट को अडॉप्ट किया है और अदर ऑब्जेक्ट को, जैसे कि रॉकेट रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल को यूज़ किया है कि हमारे जो वेस्ट है वो कट डाउन हो सके। यूके टेक डेमो सेट 1 जो है वो डिज़ाइन किया गया है इस वे में कि जैसे ही एक मिशन ओवर हो तो सिस्टम जो है वो उन सैटेलाइट को ड्रैग करेगा कि वो एटमॉस्फेयर में री एंटर कर पाए और बर्न हो पाए। फिर रिमूवल ऑफ डेब्रिस की बात करें तो एंड ऑफ लाइफ सर्विसेज बाय एस्ट्रो स्केल डेमोन्स्ट्रेशन, दैट इज ELSA-D, जो कि हमारे सैटेलाइट्स को और अदर स्पेस जंक को लोकेट करेगा और रिट्राइव करेगा। रिमूव डेब्रिस जो है वो यूरोपियन यूनियन की रिसर्च प्रोजेक्ट है जो कि हमको एक ऑर्बिट का डेमोन्स्ट्रेशन बताते हैं कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी में, जो कि हमारे स्पेस डेब्रिस को ऑब्जर्व करता है, कैप्चर करता है और डिस्पोज करता है। ठीक है, और ये जो है इनमें बहुत सारी टेक्निक्स आती हैं, जैसे कि फर्स्ट जो अगर बताएं तो वो है नेट कैप्चर। नेट कैप्चर मतलब नेट को जो है नेट को डिप्लॉय किया जाता है, जैसे कि इस फोटो में दिखा जाता है, नेट को डिप्लॉय किया जाता है और उसमें जो भी सैटेलाइट लॉन्च होता है, जो भी स्पेस डेब्रिस क्रिएट होता है वो नेट में फंस जाता है, तो उसके बाद जो है वो नहीं आता, तो जैसे क्यूब सेट हो गया। ठीक है, फिर हार्पून कैप्चर की बात करें तो ये जो है लॉन्च किया जाएगा एट अ टारगेट प्लेट मेड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सैटेलाइट पैनल मटेरियल। ठीक है, फिर डी ऑर्बिटिंग प्रोसेस की बात करें, जैसे ही वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होगा तो स्पेस क्राफ्ट जो है वो जल जाएगा और कोई भी डेब्रिस उसमें नहीं बचेगा, जल जाएगा तो कोई भी डेब्रिस नहीं बचेगा। फिर विजन बेस्ड नेविगेशन की बात करें तो ये लिडार यूज़ करेंगे, लाइट, ठीक है, तो लिडार यूज़ करेंगे और ये प्लेटफॉर्म जो है डेटा सेंड करेगा डेब्रिस के बारे में ग्राउंड पे, कि ग्राउंड पे जो है वो डेब्रिस को प्रोसेसिंग कर पाए कि क्या डेब्रिस क्रिएट हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो ये सब प्रोग्राम जो है रिमूव डेब्रिस का पार्ट है जो कि यूरोपियन यूनियन का आता है। अब कुछ इंटरनेशनल एफर्ट्स देखते हैं स्पेस डेब्रिस को टैकल करने के लिए। तो इंटर एजेंसी स्पेस डेब्रिस कोऑर्डिनेशन कमेटी स्पेस डेब्रिस मिटिगेशन गाइडलाइंस जो है 2022 की लाई गई, जो कि फोकस करेगी हमारे डेब्रिस को लिमिट करने के लिए पोस्ट मिशन डिस्पोजल, मतलब मिशन के बाद जो भी डिस्पोजल करना है हमको डेब्रिस का, और ऑन ऑर्बिट कॉलिजन जो है उसको प्रिवेंट करना है। अब IADC जो है वो इंटरनेशनल गवर्नमेंटल फोरम है जो वर्ल्ड वाइड कोऑर्डिनेशन करती है एक्टिविटीज़ के उन एक्टिविटीज़ के लिए जो स्पेस डेब्रिस के रिलेटेड इशूज़ है। ठीक है, इसरो जो है वन ऑफ द 13 मेंबर एजेंसीज है IADC की, तो IADC की इसरो जो है मेंबर है। अब कमिटी ऑन पीसफुल यूजेस ऑफ आउटर स्पेस की बात करें तो ये बहुत सारी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ से बना है, जैसे कि आउटर स्पेस ट्रीटी हो गई, लाइबिलिटी कन्वेंशन हो गए, जो कि बहुत सारे इशूज़ से डील करती है, लाइक लाइबिलिटी फॉर डैमेज कॉज्ड बाय स्पेस ऑब्जेक्ट, प्रिवेंशन ऑफ हार्मफुल इंटरफेरेंस विथ स्पेस एक्टिविटीज़ और रजिस्ट्रेशन ऑफ स्पेस एक्टिविटीज़। अब ये जो है वो सेटअप किसने किया था? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1959 में सेटअप किया था कि जो भी एक्सप्लोरेशन है और यूज़ है स्पेस का वो हम सारे ह्यूमैनिटीज़ की बेनिफिट के लिए हम यूज़ करें। ओके, सो दिस इज़ द कमिटी ऑन पीसफुल यूजेस ऑफ आउटर स्पेस। फिर आते हैं सेल्फ ईटिंग रॉकेट और वैनिशिंग सेटेलाइट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या होते हैं सेल्फ ईटिंग रॉकेट और वैनिशिंग सेटेलाइट? तो वो पढ़ने से के लिए हमको ये जानना ज़रूरी है
कि सेल्फ ईटिंग रॉकेट पहले क्या होते हैं और वैनिशिंग सैटेलाइट क्या होते हैं, उसके बाद हम जानते हैं कि क्या है न्यूज़ में। तो इसरो जो है वो वर्क कर रहा है कि वो सेल्फ ईटिंग रॉकेट जो है उन मटेरियल पे बनाएंगे फॉर केसिंग ऑफ रॉकेट दैट कैन बर्न ऑफ अलॉन्ग विथ देयर मोटर्स एट फाइनल स्टेज। तो क्या होगा, जो सेल्फ ईटिंग रॉकेट होंगे जिसमें भी वो मटीरियल होंगे, तो वो क्या करेंगे, वो रॉकेट जो है फाइनल स्टेज जब भी आएगा तो वो रॉकेट के साथ साथ जो मोटर्स हैं, जो भी मटीरियल्स हैं, वो बर्न हो जाएंगे, जिसके कारण हमारी स्पेस डेब्रिस की प्रॉब्लम है वो मिटिगेट हो जाएगी। फिर सेल्फ वैनिशिंग सैटेलाइट टेक्नोलॉजी जो है ये स्पेसक्राफ्ट को एनेबल करेगी कि वो डिस्ट्रॉय हो जाए जैसे ही उनकी लाइफ टाइम कंप्लीट हो जाए थ्रू किल बटन, अ प्रोसेस दैट विल बर्न इट अप। तो किल बटन दबाएंगे तो वो पूरी तरह बर्न हो जाएगा। तो ये हो गए हमारे सेल्फ ईटिंग रॉकेट और वैनिशिंग सैटेलाइट। ओके, तो अब देखते हैं इसरो अभी फोकस कर रहा है न्यू टेक्नोलॉजीज की तरफ कि सेल्फ ईटिंग रॉकेट से हम मूव करके हम सेल्फ वैनिशिंग सैटेलाइट तक की तरफ जाए और इंडिया को मतलब फ्रॉम मेक इन स्पेस कॉन्सेप्ट टू क्वांटम कम्युनिकेशन एंड रडार्स, ये जो है परस्यू किया जाएगा थ्रू डायरेक्टरेट ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इनोवेशन। एक फ्यूचरिस्टिक इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है और ये डेवलपमेंट विंग है एट इसरो हेडक्वार्टर्स। ठीक है, तो सेल्फ ईटिंग सैटेलाइट रॉकेट पता चल गया और वैनिशिंग सैटेलाइट, तो सेल्फ ईटिंग रॉकेट भी बर्न अप किया जाएगा एट फाइनल स्टेज, बट सेल्फ वैनिशिंग सैटेलाइट जो है उसके स्पेसक्राफ्ट जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा जैसे ही उसका लाइफ टाइम कंप्लीट हो जाएगा थ्रू अ किल बटन और वो बर्न हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द स्पेस डेब्रिस, आई होप इट इज क्लियर। नाउ लेट्स कम टू द प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन स्पेस। तो अभी रिसेंटली ये भी मैंने पढ़ा है कि प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली इंडियन स्पेस एसोसिएशन जो है एक इंडस्ट्री बॉडी है जो कि बहुत सारे स्टेक होल्डर से बनी है, इंडियन स्पेस डोमेन के लिए लॉन्च की गई है। ठीक है, तो इंडियन स्पेस एसोसिएशन है क्या, तो ये एक इंडस्ट्री है जो कि इंडिपेंडेंट वर्क करेगी और सिंगल विंडो एजेंसी है जो कि स्पेस सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर को पार्टिसिपेट करवाएगी। ठीक है, तो स्पेस सेक्टर को ओपन कर दिया है कि प्राइवेट सेक्टर और स्टार्टअप जो है वो हमारे स्पेस में पार्टिसिपेट कर पाए। तो अब इंडियन स्पेस एसोसिएशन जो है वो वर्क करेगी कि हमारी जो इंडियन स्पेस इंडस्ट्री है वो उसका ग्लोबल लिंकेज हम कर पाए, ग्लोबली वो पूरी तरह ब्रॉड हो पाए, जो भी हमारी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है और इन्वेस्टमेंट है वो हम कंट्री तक ले आए, हाई स्किल्स जॉब्स जो है उनको क्रिएट करने के लिए और प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन करने के लिए इंडियन स्पेस सेक्टर में। अब 4 पिलर्स हैं हमारे स्पेस रिफॉर्म के विया इंडियन स्पेस एसोसिएशन की अगर बात करें तो सबसे पहले गवर्नमेंट जो है वो एनेबलर की तरह एक्ट करेगी, नेक्स्ट जनरेशन के लिए प्रिपेयर करेगी, फ्रीडम है कि प्राइवेट सेक्टर जो है आके इन्वेस्टमेंट करके इनोवेट कर सकते हैं हमारे स्पेस सेक्टर को, और स्पेस सेक्टर जो है वो एक कॉमन रिसोर्स की तरह यूज किया जाएगा फॉर प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमैनिटी। ओके, अब कुछ सम प्राइवेट वेंचर्स जो हमारे स्पेस में अलाउड हैं, तो वर्जिन गैलेक्टिक जो है एक कंपनी है जो कि रिचार्ड ब्रैंसन ने फाउंड की थी, जो कि हमारे टूरिस्ट को सब ऑर्बिटल स्पेस में ले जाएंगे। ब्लू ओरिजिन जो है वो अमेजॉन चीफ जेफ बेजोस ने कंट्रोल किया है, जो कि बिल्ड करेंगे शेफर्ड रॉकेट और कैप्सूल कॉम्बो। और स्पेस एक्स जो है वो टेस्ला फाउंडर एलॉन मस्क को आप तो जानते ही होंगे, वो रीजुअल फैल्कन रॉकेट जो है स्पेस ट्रिप्स के लिए यूज करेंगे। ओके, तो ये हो गए कुछ प्राइवेट वेंचर्स। नाउ लेट्स कम टू स्टेटस ऑफ इंडिया स्पेस इंडस्ट्री। तो करंट ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी की बात करें तो हमारा $, 360 बिलियन है हमारी स्पेस इकोनॉमी, जहाँ पे इंडिया जो है अकाउंट करता है अराउंड 2% और $, 7 बिलियन बोलेंगे उसको। इन ग्लोबल स्पेस मार्केट अगर बताएं तो रॉकेट और सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है जो भी इसरो ने लॉन्च किया है ओनली 5% शेयर है उनका, और सैटेलाइट बेस्ड सर्विसेज और ग्राउंड बेस्ड सिस्टम का जो शेयर है 95% है। तो सबसे ज्यादा लॉन्च व्हीकल का शेयर जो है हमारा 5% ही है, बट जो सैटेलाइट बेस्ड सर्विसेज और ग्राउंड बेस्ड सिस्टम जो हम लॉन्च करते हैं उनका जो है 95% है। सेवरल प्राइवेट कंपनीज जो है वो डेवलप कर रही हैं प्लान जो कि कस्टमर्स को स्पेस तक ले जाएंगी और रेगुलर बेसिस, ठीक है, और स्पेस टूरिज्म इंडस्ट्री को हमारे बढ़ाएंगी। ओके, तो उससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। तो अरोरा स्टेशन जो है ये डेवलप किया है ओरियन स्पैन ने, जो कि हमारे गेस्ट को ले जाएंगे और ऑर्बिट करेंगे अराउंड द ग्लोब 16 टाइम्स ईच डे। इसका मतलब है कि एवरी 90 मिनट्स में लकी ट्रैवलर्स जो है विल एक्सपीरियंस अ सनराइज और सनसेट। ठीक है, तो ऑर्बिटल दूसरा है ऑर्बिटल असेंबली कॉर्पोरेशन, जो कि फॉर्मर पायलट जॉन ब्लिंकाउ ने रन किया है। वो प्लान कर रहे हैं कि वो लग्जरी स्पेस होटल जो है वोएजर स्टेशन
स्टेशन 2027 तक स्पेस में बनाएंगे, जो कि 280 गेस्ट को अकोमोडेट करेगा, वहाँ पे रख सकता है, और 112 क्रू मेंबर्स रहेंगे। और ये जो है उनका एम यही है कि पहली कमर्शियल स्पेस होटल जो है वो हम बनाएं वहाँ पे। अब आते हैं स्पेस टूरिज्म के बारे में बताएं। तो स्पेस टूरिज्म होता क्या है? तो स्पेस टूरिज्म जो है स्पेस ट्रैवल है फॉर रिक्रिएशन और लेजर और बिजनेस पर्पसेस के लिए आप जो है स्पेस ट्रैवल जो है लोगों को भेजिए। और ये डिफरेंट टाइप्स के स्पेस टूरिज्म होते हैं, जैसे कि ऑर्बिटल हो गए, सब ऑर्बिटल हो गए और लूनर स्पेस टूरिज्म हो गए। तो टू डेट अगर बताएं तो ऑर्बिटल स्पेस टूरिज्म जो है अभी तक सिर्फ रशिया एविएशन और स्पेस एजेंसी रॉस्कोमॉस ने परफॉर्म किया है। रॉस्कोसमॉस ने सेवरल प्राइवेट स्पेस फ्लाइट जो है वो अभी रन कर रही हैं कि वो सब ऑर्बिटल स्पेस टूरिज्म को डेवलप करेंगे, जो भी कस्टमर को स्पेस तक ले जाएंगी। अब कोई भी इंटरनेशनल स्पेस लॉ नहीं है जो हमारे स्पेस टूरिज्म को डिफाइन कर सके, बट एग्जिस्टिंग स्पेस ट्रीटीज है, जैसे कि आउटर स्पेस ट्रीटी हो गई, रिको रेस्क्यू अरेंजमेंट हो गई, वो सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स पे अवेलेबल है, जो कि हमारे स्पेसक्राफ्ट को लिए होते हैं। अब किसी भी व्हीकल को स्पेस पे सेंड करना है तो ये कंपलसरी है कि आप नेशनल और इंटरनेशनल स्पेस लॉ को ऑथराइज कर पाए अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 6 ऑफ आउटर स्पेस ट्रीटी। बट यहाँ पे कोई भी इतना ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है किसी ऑथराइजेशन के लिए। अगर टूरिस्ट को आपको भेजना है तो देयर इज लैक ऑफ ऑथराइजेशन क्लैरिटी ऑफ स्पेस ट्रैवल विद टूरिस्ट अब्रॉड। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 7 ऑफ मॉन्ट्रियल कन्वेंशन की बात बताएं तो इंटरनेशनल लाइबिलिटी है कि अगर कोई भी डैमेज आपके स्पेस ऑब्जेक्ट कर रहा है स्पेस पे, तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉन्चिंग स्टेट पे आएगी, जिन्होंने भी लॉन्च किया है, भले वो प्राइवेट और पब्लिक हो, बट आपके जो लॉन्चिंग स्टेट है, जिन जैसे फॉर एग्जांपल यूएसए ने कोई सैटेलाइट लॉन्च किया और कोई डैमेज हो गया, तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब मान लीजिए यूएसए की किसी प्राइवेट एजेंसी ने लॉन्च किया, तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है यूएसए पे ही आएगी। ओके, तो ये हो गया हमारा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 7 ऑफ मॉन्ट्रियल कन्वेंशन। ओके, नाउ लेट्स कम टू आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिट की बात करें। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिट जो है किसको करता है? अर्थ को ऑर्बिट करता है, और वो नीचे फॉल डाउन नहीं होता। दिस इज सो बिकॉज अट्रैक्शन जो होता है अर्थ का, वो नेसेसरी एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है उसके मोशन के लिए। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिट जो है वो नीचे नहीं होता है। ठीक है, अब आते हैं स्पेस एंड स्पेस ट्रैवल की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द फेडरेशन एरोनॉटिक इंटरनेशनल की अगर बात करें तो स्पेस जो है हमारा स्टार्ट होता है, आपको पता होगा कि 100 किलोमीटर से स्टार्ट होता है। जैसे ही हमारा सरफेस होता है अर्थ का, वहाँ से 100 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो हमारा स्पेस स्टार्ट हो जाएगा। और वहीं पर करमाल लाइन होता है, जहाँ पे एटमॉस्फेरिक लिफ्ट जो है वो किसी तरह फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को सपोर्ट नहीं कर सकती, और ऑब्जेक्ट जो है उसको ज़रूरी होता है कि उसको ऑर्बिटल वेलोसिटी चाहिए, और रिस्क फॉलिंग, अगर नहीं ऑर्बिटल वेलोसिटी मिली अच्छी तो वो कहीं ना कहीं अर्थ पे फॉल हो जाएगा। तो करमाल लाइन कहाँ पे होता है? 100 किलोमीटर पे होता है, जो हमारे इनर एटमॉस्फेयर और आउटर एटमॉस्फेयर को अलग करता है। स्पेस ट्रैवल जो है वो रेफर किया जाता है एज अ फ्लाइट ऑपरेशन, जो कि एक से ज़्यादा पैसेंजर एल्टीट्यूड 100 किलोमीटर से ऊपर ले जाएंगे, तो उसको स्पेस ट्रैवल बोलते हैं। अब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द ऑर्बिटल एंड सब ऑर्बिटल फ्लाइट इन मतलब हमने पढ़ा कि ऑर्बिटल में हम लॉन्च कर सकते हैं, सब ऑर्बिटल में लॉन्च करते हैं, तो दोनों के बीच में डिफरेंस यही होता है कि कितनी स्पीड है आपके फ्लाइट की। ठीक है, जो भी व्हीकल ट्रैवल कर रहा है तो स्पीड के बेसिस पे आप ऑर्बिटल और सब ऑर्बिटल फ्लाइट को जो है डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट की बात करें तो ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिटल वेलोसिटी कब अचीव करता है? दैट मीन्स स्पीड, किस स्पीड पे ऑब्जेक्ट जो है वो मेंटेन करता है और उस ऑर्बिट पे रह जाता है अराउंड द प्लैनेट, तो उसको बोलते हैं ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट। और सब ऑर्बिटल फ्लाइट जो है वो बहुत कम स्पीड उसको ज़रूरी है एंड डजेंट हैव द पावर टू अचीव द ऑर्बिट। तो सब ऑर्बिटल मतलब वो ऑर्बिट को अचीव नहीं कर पाता, बहुत लोअर स्पीड पे होता है। ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है, ऑर्बिटल मतलब ऑर्बिट पे ही होता है। इट विल फ्लाई अप टू अ सर्टेन हाइट दैट डिपेंड्स ऑन इट्स स्पीड एंड देन कम बैक डाउन वंस इट्स इंजन शट ऑफ। तो जैसे इंजन शट ऑफ होता है, बंद होता है, तो वैसे ही वो नीचे आ जाता है। एट द टॉप ऑफ देयर फ्लाइट आर्क इन अ सब ऑर्बिटल फ्लाइट अगर बताएं तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग बैक टुवर्ड्स द अर्थ, जब भी ऑब्जेक्ट जो है अर्थ की तरफ फिर से आता है, तो पैसेंजर जो है फ्यू मिनट्स ऑफ वेटलेसनेस, मतलब उनको वेट ऐसा लगता है कि उनके पास वेट ही नहीं है बिकॉज ऑफ अंडर जीरो ग्रेविटी। ओके, तो सब ऑर्बिटल फ्लाइट और ऑर्बिटल फ्लाइट में डिफरेंस किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है? सिर्फ इसी बेसिस पे कि उनकी स्पीड क्या है। ठीक है, उनके फ्लाइट की, उनके व्हीकल की स्पीड क्या है। 100 किलोमीटर जो है करमाल लाइन है, जहाँ पे हमारा
एटमॉस्फेरिक लिफ्ट जो है वो पूरी तरह सपोर्ट नहीं करता और हमको रिस्क होता है कि हम फिर से अर्थ पे आ जाएंगे। तो दैट इज करमाल लाइन। तो करमाल लाइन आप देख सकते हैं। तो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर के जो बीच में होता है वहाँ पे हमारी करमाल लाइन होती है, बिकॉज वो आउटर एटमॉस्फेयर हो जाता है। ओके, सो दिस इज द स्पेस एंड स्पेस ट्रेवल। अब आते हैं रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की बात बताएं तो इंस्पिरेशन 4 जो है ये फर्स्ट ऑर्बिटल ट्रिप है जहाँ पे कोई भी पीपल जो है अबोर्ड नहीं किए गए हैं एज अ प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉट। जो भी पीपल अबोर्ड किए गए हैं वो प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉट्स नहीं है। क्रू जो है वो ड्रैगन कैप्सूल यूज़ कर रहा है जो कि स्पेस एक्स रॉकेट कंपनी ने प्रोवाइड किया है। अपार्ट फ्रॉम फंड रेजिंग फॉर चैरिटी, मिशन का एम यही है कि जो भी बायोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं हमारे डीप स्पेस के एस्ट्रोनॉट्स की बॉडी में हम उसको स्टडी कर पाए। तो इंस्पिरेशन 4 जो है वो हमारा फर्स्ट ऑर्बिटल ट्रिप है। ओके, जहाँ पे कोई भी नन ऑफ द पीपल अबोर्ड इज़ अ प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉट्स। जो भी पीपल अबोर्ड किए गए हैं वो प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉट्स नहीं है। ओके, सो दिस इज़ द आई थिंक स्पेस एंड स्पेस टूरिज्म और स्पेस इंडस्ट्री प्राइवेट पार्टिसिपेशन। नाउ लेट्स कम टू द ब्लैक होल। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिल्कुल आप वेरी इंपॉर्टेंट का टैग लगा लीजिए इस पर, बिकॉज अभी इसको मैंने पढ़ाया भी आपको PT 365 में एंड आई थिंक मंथली मैगजीन में भी मैंने पढ़ाया है। तो अभी न्यू स्टडी कंफर्म किया है कि ब्लैक होल जो है वो श्रिंक नहीं होते ओवर अ टाइम। तो आपको पता होगा ब्लैक होल कैसे आते हैं, क्या होता है। ब्लैक होल पूरी तरह बिल्कुल अंधेरा छा जाता है और जो भी, तो ब्लैक होल्स जो हैं वो श्रिंक नहीं होते। ये एक स्टडी अभी आई है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, मोर ऑन न्यूज़ की बात बताएं तो ब्लैक होल एरिया थ्योरम जो है, जो कि स्टीफन हॉकिंग ने दी थी, उन्होंने बोला था कि इम्पॉसिबल है कि सरफेस एरिया जो है हमारे ब्लैक होल का वो धीरे धीरे डिक्रीज हो पाए ओवर अ टाइम। ठीक है, तो ये जो है इम्पॉसिबल है। तो इनकी जो थ्योरी स्टीफन हॉकिंस ने दी थी, तो ये प्रूव कर दिया कि ब्लैक होल जो है श्रिंक नहीं होगा ओवर टाइम। और ब्लैक होल एरिया थ्योरम जो है वो 1971 में दी गई थी फ्रॉम आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी, जो कि हमारे ग्रेविटेशनल वेव्स और ब्लैक होल्स को डिफाइन करते हैं। अब ब्लैक होल्स होते क्या हैं? तो ब्लैक होल्स वो स्पेस में एक जगह होती है जहाँ पे हमारी ग्रेविटेशनल जो ग्रेविटी है वो इतनी ज़्यादा होती है कि हमारी लाइट जो है उससे एस्केप नहीं होती, लाइट जो है बाहर नहीं आ जाती, पूरा अंधेरा अंधेरा दिखता है। तो दैट इज़ कॉल्ड ब्लैक होल। तो वहाँ पे ग्रेविटी इतना ज़्यादा स्ट्रांग होती है, इतना ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि जो भी मैटर्स रहते हैं वो पूरी तरह स्क्वीज्ड हो जाते हैं इनटू अ टाइनी स्पेस। अब ये कब कब होता है? जब हमारा बिग स्टार ख़त्म होता है, डाइंग होता है, तब होता है। और वहाँ से कोई भी लाइट बाहर नहीं आती, तो इसलिए ब्लैक होल्स जो हैं वो इनविजिबल होते हैं। और इन द सेंटर ऑफ अ ब्लैक होल वहाँ पे एक ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी होती है, जो कि एक वन डायमेंशनल पॉइंट होता है जहाँ पे मास जो है इनफाइनाइट होता है, डेंसिटी इनफाइनाइट होती है, ग्रेविटी भी इनफाइनाइट होती है, और स्पेस टाइम जो कर्व है वो भी इनफाइनाइटली होता है, और लॉ ऑफ फिजिक्स जो है वहाँ पे ऑपरेट नहीं होता है। ओके, तो सेंटर जो होता है हमारे ब्लैक होल का, उसको हम क्या बोलते हैं? वन डायमेंशनल पॉइंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज ब्लैक होल, यहाँ से लाइट, और ये सेंटर है, इसी को हम सिंगुलैरिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंगुलैरिटी। ओके, तो इसी सेंटर पॉइंट को हम सिंगुलैरिटी बोलते हैं। अब इन 2019 की अगर बात करें तो साइंटिस्ट ने पहली ऑप्टिकल इमेज जो है ब्लैक होल की देखी थी थ्रू अ इवेंट होराइजन टेलीस्कोप। उन्होंने कैप्चर किया था कि जो ब्लैक होल का आउटसाइड रीजन है उसको कैप्चर किया था, जो कि 55 मिलियन लाइट ईयर्स फ्रॉम द अर्थ पे लोकेटेड था एट द सेंटर ऑफ गैलेक्सी की अगर बात करें, उनका मेसियर 87 था, जिसको मेसियर 87 नाम दिया। और इमेज उन्होंने फोटोन की दिखाई, जो कि फोटोन जो है ऑर्बिट कर रहा है हमारे ब्लैक होल को विदाउट फॉलिंग इन, और दिस इज कॉल्ड लास्ट फोटोन रिंग। फिर सेग्रेटस ए भी आया था, वो सेकेंड ब्लैक होल था जिसकी हमने फोटोग्राफ्स कैप्चर की थी थ्रू इवेंट होराइजन टेलीस्कोप से। अब आते हैं वन ऑफ द बेसिक साइज ऑफ ऑन द बेसिस अगर बात करें तो साइज जो है ब्लैक होल्स का वो डिवाइडेड है बहुत सारे कैटेगरीज में। जैसे कि सबसे पहला है स्टेलर की अगर बात करें तो वो फॉर्म होता है कि जब हमारा स्टार जो है पूरी तरह ग्रेविटेशनल फोर्स से कोलैप्स हो जाता है। तो मासेस जो है उसकी रेंज होती है 5 to several tens of 5 सोलर मासेस। फिर इंटरमीडिएट मास आता है, मास इन द रेंज ऑफ 10 to 10 सोलर मास। सिग्निफिकेंटली जो है मोर देन स्टेलर ब्लैक होल से ज़्यादा होता है मास इनका, और लेस देन सोलर मास सुपरमैसिव ब्लैक होल से कम होता है। फिर आते हैं सुपरमैसिव की, ये लार्जेस्ट टाइप का ब्लैक होल है जो कि बहुत ज़्यादा मास कंटेन करता है 100,000, और जो भी सन का जो मास होता है उससे भी ज़्यादा होता है। फिर मिनिएचर आते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 148 FM का होता है,
हाइपोथेटिकल टाइनी ब्लैक होल होता है जहाँ पे क्वांटम मैकेनिकल एफर्ट्स जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्वांटम मैकेनिकल आप फिजिक्स में पढ़ते होंगे जब भी आपने पढ़ा होगा। कॉन्सेप्ट जो है ब्लैक होल्स का वो एग्जिस्ट करता है कि वो जो है स्मॉलर है देन स्टेलर मास वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1971, स्टीफन हॉकिंग ने वो किया था। तो ये जो है साइज के हिसाब से हम ब्लैक होल को डिफाइन कर सकते हैं। अब हम आते हैं डिटेक्शन ऑफ ब्लैक होल। तो ब्लैक होल का डिटेक्शन कैसे किया जाता है? तो आपको पता होगा कि ब्लैक होल से कोई लाइट तो पास होती नहीं है, तो हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? तो ये डायरेक्टली ऑब्जर्व हम नहीं कर सकते उनको, बिकॉज वो कोई लाइट और वो कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिट नहीं करते। बट कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं उनसे हम थोड़ा बहुत डिटेक्ट कर सकते हैं। बट द एरिया जो है हमारे ब्लैक होल के आउटसाइड का, दैट इज़ उसको इवेंट होराइजन बोलते हैं। इवेंट होराइजन जो भी एरिया है, जो हमने रेड कलर से सर्कल बनाया, दैट इज़ कॉल्ड इवेंट होराइजन। जो भी एरिया है हमारे ब्लैक होल का, वहाँ पे बहुत सारी गैसेस, क्लाउड और प्लाज्मा जो है वो कुछ कुछ लाइट्स जो है रेडिएट करती रहती है, उस इवन विजिबल लाइट भी। हैज़ द प्रेजेंस ऑफ ब्लैक होल्स जो है वो डिटेक्ट हम किसके करते हैं? उनके इफेक्ट से करते हैं। जो भी मैटर्स उनके आउटसाइड जो है घूमते हैं, तो उससे हम डिटेक्शन ब्लैक होल का कर पाते हैं। अब सिग्निफिकेंस क्या है ब्लैक होल का स्पेस रिसर्च में? तो ऑब्वियसली जो हमारी गैलेक्सी का इवोल्यूशन है हमको उसमें हेल्प मिलेगी। तो ये हमें कहीं ना कहीं इंसाइट बताएंगे कि कैसे हम ब्लैक होल्स इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे डार्क मैटर के डिस्ट्रीब्यूशन को। ठीक है, और स्टार फॉर्मेशन इन पर्टिकुलर बताएं तो सुपर मैसिव ब्लैक होल जो है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे स्टार फॉर्मेशन को विद इन गैलेक्सीज में। ग्रेविटेशनल वेव्स की बात करें तो साइंटिस्ट जो है कहीं ना कहीं ग्रेविटेशनल वेव्स जो भी जनरेट होती हैं जब भी टू ब्लैक होल्स कोलाइड होते हैं, ठीक है, और वो रिंगिंग पैटर्न फाउंड कर सकते हैं, वेव का प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये डिस्कवरी जो है ब्लैक होल की इसी से आई, जिन्होंने ओपन किया बहुत सारी लाइन इन्वेस्टिगेशन के लिए कि हम ब्लैक होल को कैसे देख सकते हैं, कैसे उसके जो पैरामीटर्स हैं उनको कैसे हम मेजर कर सकते हैं। तो इन्होंने अनदर लेबोरेटरी प्रोवाइड की कि हम आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का प्रेडिक्शन कर पाए। फिर बेंडिंग ऑफ लाइट की बात करें तो बेंडिंग ऑफ लाइट जो होती है, हमारे लाइट के जो बेंड होते हैं अराउंड अ ब्लैक होल, वो सिग्निफिकेंट है बिकॉज वो एक्सट्रीमली लार्ज मास का बना होता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस बेंडिंग कोई भी वन कैन सी लाइट फ्रॉम अ मटेरियल दैट इज बिहाइंड द ब्लैक होल। तो बिहाइंड जो भी ब्लैक होल के पीछे जो भी लाइट हमको दिखती है तो वो हम उस मटेरियल की लाइट देख सकते हैं, विच वुड नॉट बी सीन इफ द लाइट वर ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। तो अगर स्ट्रेट लाइन में कोई भी लाइट ट्रैवल कर रही है तो हमको उसको नहीं देख सकते, बट हमारी जो बेंडिंग है लाइट की, हम उससे जो है ब्लैक होल के बिहाइंड जो भी चीज़ें हैं उनको देख सकते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करें तो ये थ्योरी जो है एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1915 में प्रपोज की थी। ठीक है, एसेंशली अगर बात करें तो ये थ्योरी है हमारे ग्रेविटी की, जहाँ पे बेसिक आइडिया है कि इंस्टीड ऑफ बीइंग इनविजिबल फोर्स दैट अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम टू अनदर, ग्रेविटी इज कर्विंग और रैपिंग ए स्पेस। तो इसका मतलब यही है कि हम पहले सोचते थे कि कोई इनविजिबल फोर्स है जो हमारे ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट कर रहा है एक दूसरे की तरफ, बट ऐसा कुछ नहीं है। ग्रेविटी जो है वो ग्रेविटी एक फोर्स है जो हमारे स्पेस को कर्व कर रही है और रैप कर रही है। द मोर मैसिव, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ज़्यादा वो रैप होगा स्पेस में। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर बात बताएं तो सन जो है बहुत ज़्यादा मास है, उसका मास बहुत ज़्यादा है, तो वो रैप होगा स्पेस में अक्रॉस आवर सोलर सिस्टम। तो सन के अराउंड जो है बहुत सारे, इसीलिए जो है हमारे प्लैनेट्स जो है घूमते हैं। एज अ रिजल्ट अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स जो है वो कर्व्ड पाथ में हमारे सन के अराउंड घूमते हैं। रैपिंग जो है वो कहीं ना कहीं हमारे टाइम को भी अफेक्ट करती है। तो वी टेंड टू थिंक ऑफ टाइम एज अ टिकिंग अवे एट स्टडी रेट, बट ग्रेविटी जो है वो स्ट्रेच और रैप करती है स्पेस को, उसके कारण जो है हमारा टाइम भी डायलेट होता है। अब कंफर्मेशन की अगर बात बताएं तो इन द फर्स्ट मेजर टेस्ट ऑफ जनरल रिलेटिविटी, फर्स्ट मेजर टेस्ट किया गया था, स्टॉर्मस ने 1919 में किया था। उन्होंने मेजर किया था कि जो भी लाइट का डिफ्लेक्शन होता है बहुत सारे स्टार से एज अ स्टार लाइट पास्ड बाय आवर सन, प्रूविंग दैट ग्रेविटी डज इन फैक्ट डिस्टॉर्ट और कर्व स्पेस। 2016 में डिस्कवरी हुई थी ग्रेविटेशनल वेव्स की, जहाँ पे उन्होंने थ्योरी जो है जनरल रिलेटिविटी की उनको कंफर्मेशन प्रोवाइड किया था कि ग्रेविटेशनल वेव्स जो है वो कैटलिस्टिक इवेंट से प्रोड्यूस किए जाते हैं, जैसे कि ब्लैक होल्स अगर कोलाइड हो रहे हैं, सुपरनोवा कोलाइड हो रहे हैं, न्यूट्रॉन स्टार्स कोलाइड हो रहे हैं। ठीक है, और ये स्पीड ऑफ लाइट के स्पीड से ही ट्रैवल करते हैं, स्क्वीज और स्ट्रेच करते हैं किसी भी पाथ को। ठीक है, तो ये हो गया हमारी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब आते हैं कुछ रिलेटेड न्यूज़ में। तो एक्सरे रेडिएशन ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ बिहाइंड अ ब्लैक होल, फॉर द फर्स्ट टाइम एस्ट्रोनॉमर्स ने डायरेक्टली विटनेस किया है, देखा है कि जो भी हमारे ब्लैक होल के पीछे का एरिया है वहाँ से एक्सरे रेडिएशन ओरिजिनेट हो रही है। ठीक है, तो ये लाइट जो है ब्लैक होल के पीछे से आ रही है, शोज़ दैट कि
इट एज आ रैपिंग स्पेस और बेंडिंग लाइट और ट्विस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहे हैं। बिसाइड्स प्रूविंग आइंस्टाइन प्रेडिक्शन ऑफ हाउ ग्रेविटी बेंड्स लाइट अराउंड द ब्लैक होल, तो एक्सरे जो है वो इंफॉर्मेशन ये भी बताते हैं कि कैसे क्या हो रहा है हमारे ब्लैक होल के सराउंडिंग एरियाज में। अब सुनामी इन स्पेस की बात करें तो रिसेंटली नासा ने एक सिमुलेशन यूज़ किया है कि जो भी स्पेस में उन्होंने शो किया है कि गैस जो भी हमारे ग्रेविटेशनल पुल को एस्केप कर रही है, ग्रेविटेशन पुल को छोड़ रही है ऑफ अ सुपर मैसिव ब्लैक होल में फॉर्म सुनामी लाइक स्ट्रक्चर, तो वो कहीं ना कहीं सुनामी लाइक स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म कर रहे हैं। वेव जो होती हैं वो कैसे फॉर्म होती है, वेव जो है फॉर्म होती है कूल एटमॉस्फेयर में, जो कि डिस्टेंस कुछ डिस्टेंस पे वो करती हैं, वेयर सुपर मैसिव ब्लैक होल लॉस इट्स ग्रिप ऑन द सराउंडिंग मैटर। ब्लैक होल जो है वो प्लेस है स्पेस में जहाँ पे ग्रेविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो लाइट पास नहीं होती, और देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ब्लैक होल, दैट इज स्टेलर, इंटरमीडिएट, सुपर मैसिव एंड मिनिएचर, जो कि मैंने बता दिया, ठीक है, जो कि साइज के बेसिस पे डिवाइडेड है। ओके, तो ये हो गया सुनामी इन स्पेस, एक्सरे ओरिजिनेट बिहाइंड अ ब्लैक होल, एंड व्हाट इज ब्लैक होल, ब्लैक होल आई होप इट इज़ क्लियर, व्हाट आर द सिंगुलैरिटी, व्हाट इज इवेंट होराइजन, ठीक है, और ब्लैक होल जो है वो श्रिंक नहीं होते ओवर अ टाइम। नाउ लेट्स कम टू द जेम्स वेब टेलीस्कोप, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ये जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है ये भी आई थिंक मैंने PT 365 में पिछली बार पढ़ाया था, बट वो आई थिंक अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ में था तो उसमें पढ़ाया था। तो रिसेंटली जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है ये मोस्ट पावर टेलीस्कोप है जो कि ऑर्बिट में आया है। तो मोर ऑन न्यूज़ की बात करें तो जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है ये नासा इंफ्रारेड फ्लैगशिप ऑब्जर्वेटरी है, तो याद रखिएगा नासा का है ये, मिशन किसका है, नासा का ऑब्जर्वेटरी है। ये इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है, नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी का जो है कोलैबोरेशन है, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है। अब मिशन क्या है इस गोल के कि हमको जो भी पहली गैलेक्सीज है बिग बैंग के बाद जो फॉर्म हुई है हम उसको सर्च करें। बिग बैंग जो है वो ऑल्सो कॉल्ड एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। बिग बैंग क्या बताती है कि करंट और पास्ट जो मैटर है हमारे यूनिवर्स में वो कैसे एग्जिस्ट हुए एट द सेम टाइम। ये गैलेक्सी को डिटरमाइन करेगा कि कैसे गैलेक्सी हमारी बनी, स्टार के फॉर्मेशन को ऑब्जर्व करेगा और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है जो हमारे प्लानिटरी सिस्टम की है उनको मेजर करेगा। ओके, अब जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है वो हेड मतलब कहाँ पे रखा गया है, लैग्रांजेस पॉइंट 2 पे रखा गया है। तो अब लैग्रांजेस पॉइंट होते क्या है, तो लैग्रांज पॉइंट वो होते हैं कि वो पोजीशन होती है स्पेस पे जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है किसी भी दो ऑब्जेक्ट का किसी तीसरे ऑब्जेक्ट के सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये हो गए फॉर एग्जांपल लैग्रांजेस पॉइंट 1, लैग्रांजेस पॉइंट 2, 4, 3, 5, तो ऐसे हो गए। तो यहाँ पे देखिए लैग्रांजेस पॉइंट जो है वो पोजीशन स्पेस में जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स किसी दो बॉडी का लाइक सन एंड अर्थ प्रोड्यूसेस एनहांस द रीजन ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन क्रिएटिंग अ पॉकेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है कहीं ना कहीं क्रिएट कर सकते हैं, जिसके कारण क्या होता है ये जो है स्पेसक्राफ्ट यूज़ करते हैं कि हमारे जो फ्यूल कंजम्पशन है वो कम हो सके। अब लैग्रांजेस पॉइंट जो है वो नेम किया गया था आफ्टर इटालियन फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जोसेफी लुइस लैग्रांज। वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करते थे। ओके, अब अगर बात बताएं तो 5 लैग्रांजेस पॉइंट होते हैं, ठीक है, हर प्लैनेट में विथ रिस्पेक्ट टू द सन अगर बात करें तो हर प्लैनेट में 5 लैग्रांजेस पॉइंट होते हैं। ऑफ दिस 3 जो है अनस्टेबल होते हैं और 2 जो है स्टेबल होते हैं। अनस्टेबल वंस जो होते हैं दैट इज L1 और L2 जो है वो L3 जो है वो हमारे 3 जो है अनस्टेबल होते हैं। तो L1, L2, L3 जो है क्योंकि वो बिल्कुल बीच में होते हैं तो वो अनस्टेबल होते हैं। लाई अलॉन्ग अ लाइन कनेक्टिंग 2 लार्ज मासेस, 2 लार्ज मासेस को वो कनेक्ट करते हैं। स्टेबल वंस जो है L4 और L5 जो है वो इक्विलिब्रियम जो है पोजीशन है उसको मेंटेन करके रखते हैं, मतलब ट्रायंगल शेप का बनाते हैं जो कि लार्ज मासेस होते हैं एट देयर वर्टिसेस। व्हाई वाज L2 पिक्ड इफ इट वाज अनस्टेबल। अगर हम लैग्रांजेस जैसे हमने जेम्स वेब टेलीस्कोप को लैग्रांजेस पॉइंट 2 में रखा है तो क्यों हमने L2 पे रखा, भले हम जानते हुए कि वो अनस्टेबल है फिर भी हमने L2 पे लिखा है। तो L2 जो है वो आइडियल है एस्ट्रोनॉमी के लिए, बिकॉज स्पेसक्राफ्ट अगर हम L2 पे रख रहे हैं जो कि L2 पे अगर रखेंगे तो वो अर्थ के बहुत क्लोजेस्ट होगा, यहाँ पे देखिए अर्थ के क्लोजेस्ट होगा तो बहुत अच्छे से स्टडी कर पाएगा सारी चीज़ों का, इजीली कम्युनिकेट कर पाएंगे अर्थ के। और ये सन अर्थ मून जो है बिहाइंड इट फॉर सोलर पावर्स, तो ये भी हमको इंडिया की मतलब बताएगा। इट प्रोवाइड्स अ क्लियर व्यू ऑफ डीप स्पेस के बारे में क्लियर व्यू बनाएगा। अवॉइड्स द टेलीस्कोप को अवॉइड करेगा कि जो भी अर्थ को ऑर्बिट कर रहे हैं दस पासिंग थ्रू इट्स शैडो। ओके, तो इसलिए जो है हमने लैग्रांजेस पॉइंट 2 पे रखा है।
ओके अब साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट जो है जो जेम्स वेब सेटेलाइट टेलीस्कोप में यूज़ किया है, नियर इंफ्रारेड कैमरा, नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोप, स्पेक्ट्रोग्राफ, मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट, फाइन गाइडेंस सेंसर्स, नियर इंफ्रारेड इमेजर और स्टीलेट स्पेक्ट्रोग्राफ। अब जेम्स वेव सेटेलाइट टेलीस्कोप जो है वो कंसीडर किया गया है, मतलब वो सक्सेसर है हमारा हबल स्पेस टेलीस्कोप का। तो हबल स्पेस टेलीस्कोप जो है उसके बाद ही हमारा जेम्स वेब सेटेलाइट टेलीस्कोप ले आया गया है। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर लैग्रांजेस पॉइंट और ये सब। अब नाउ लेट्स कम टू व्हाट आर द एस्ट्रोसेट्स। तो एस्ट्रोसेट्स जो है ये इंडिया का पहला डेडिकेटेड मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी है। ठीक है, जैसे कि जेम्स वेब जो है हमारा नासा का है, वैसे ही एस्ट्रोसेट्स इंडिया का है। एस्ट्रोसेट्स जो है वो यूनिवर्स को ऑब्जर्व करेगा ऑप्टिकल, अल्ट्रावायलेट और हाई एक्सरे रीजन में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के। और इंडिया जो है हमारी 4th कंट्री है स्पेस में, जो कि हबल रशिया और यूएसए, रशिया और जापान के बाद जो है इंडिया ने ऐसा ऑब्जर्वेटरी लॉन्च किया है। अब डिस्टेंस हबल स्पेस वेब और जो हमारा हार्शल स्पेस ऑब्जर्वेटरी है उसके बारे में थोड़ा सा डिफरेंस जान लेते हैं। तो डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ अगर बात बताएं तो हबल स्पेस जो है वो 507 किलोमीटर तक है। वेब की बात करें तो 1.5 मिलियन किलोमीटर एट सेकेंड सन अर्थ लैग्रांजेस पॉइंट, और हर्शल स्पेस ऑब्जर्वेटरी जो है वो सेकेंड सन लैग्रांजेस पॉइंट पे है। प्राइमरी मिरर डायमीटर की 2.4 मीटर है हबल का, 6.5 मीटर है वेब का, और हर्शल का 3.5 मीटर है। सर्चिंग फॉर यंग गैलेक्सीज, हबल जो है यंग गैलेक्सीज को देखते थे, वेब जो है न्यू बॉर्न गैलेक्सीज को देखते हैं, और हर्शल जो है वो मोस्ट एक्टिवली स्टार फॉर्मिंग जो गैलेक्सीज है उनको देखते हैं। सर्विसेबल की अगर बात बताएं तो हबल यस सर्विसेबल है, वेब जो है नो है, और हर्शल भी नो है। वेवलेंथ की बात करें तो विजिबल यूवी और नियर इंफ्रारेड में, वेब जो है हमारा नियर इंफ्रारेड और मिड इंफ्रारेड में, और हर्शल जो है फार इंफ्रारेड और सब मिलीमीटर में वो करते हैं। तो दिस इज जेम्स वेब टेलीस्कोप, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और किसने लॉन्च किया है, कहाँ पे लॉन्च हुआ है। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द पार्कर्स मिशन। तो पार्कर्स मिशन जो है नासा का पार्कर सोलर मिशन जो है, पार्कर मिशन किसका है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो दैट इज नासा का है। अभी सन के अपर एटमॉस्फेयर में पहुंच चुका है, सन के अपर एटमॉस्फेयर से फ्लोन हो चुका है द कोरोना एंड द सैम्पल पार्टिकल्स एंड मैग्नेटिक फील्ड्स देयर। तो पार्कर सोलर मिशन के बारे में जानते हैं कि वो 2018 में लॉन्च हुआ था, जो कि नासा ने लॉन्च किया था। लिविंग विद अ स्टार प्रोग्राम, जो भी सन अर्थ के सिस्टम के एस्पेक्ट्स हैं उनको मेजर करने के लिए, जो भी हमारे लाइफ और सोसाइटी को इफेक्ट कर रहे हैं। ये नेम किया गया था आफ्टर यूजेन न्यूमैन पार्कर, जो कि फिजिशियन थे, फिजिस्ट थे। उन्होंने कॉन्सेप्ट प्रपोज किया था कि कैसे स्टार्स जो है अपनी एनर्जी खो देते हैं। इन्होंने कार्बन कंपोजिट शील्ड जो है यूज़ की है, जो कि टेम्परेचर पे विथस्टैंड करेगी, जो हमारे सन के हीट से हमको प्रोटेक्ट करेगी। ये पहला स्पेस क्राफ्ट है हिस्ट्री में जो कि सन को टच करके आएगा। याद रखिएगा, पहला स्पेस क्राफ्ट है जो सन को टच करके आएगा, डिस्पाइट ऑफ इतनी टेम्परेचर के बाद भी वो टच करके आएगा। ये ग्रेविटेशनल एनकाउंटर सीरीज यूज़ कर रहे हैं, जो कि प्लैनेट मतलब इन्होंने एक इट यूजेज अ सीरीज ऑफ ग्रेविटेशनल एनकाउंटर्स विद प्लैनेट वीनस टू ग्रेजुअली लोअर द ऑर्बिट ऑफ स्पेसक्राफ्ट। धीरे धीरे क्या करेंगे, वीनस ग्रेविटेशनल एनकाउंटर्स जो है प्लैनेट वीनस के एक सीरीज यूज़ कर रहे हैं, जो कि हमारे ऑर्बिट को ग्रेजुअली कम करेंगे, और वो फिर जब तक वो एंटर नहीं हो जाएगा आउटर एटमॉस्फेयर में सन के, तब तक वो जो है हमारे ऑर्बिट को लोअर कर देंगे, और जैसे ही वो एंटर हो जाएगा तो हमारे ऑर्बिट जो है फिर से अपर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा सन पार्कर सोलर मिशन। अब इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या है, तो पहला है सोलर विंड इलेक्ट्रॉन्स अल्फाज प्रोटॉन्स इन्वेस्टिगेशन स्वीप, जो कि हमारे कोरोनल और सोलर विंड प्लाज्मा को मेजर करेगा। फिर इंटीग्रेटेड साइंस इन्वेस्टिगेशन ऑफ द सन, जो कि हमारे सन एटमॉस्फेयर के जो भी एलिमेंट है उनको इन्वेंट्री करेगा। फिर वाइड फील्ड इमेजर ऑफ सोलर प्रोब प्लस विस्पर, वो एक टेलीस्कोप है जो कि 3D इमेजेस लेगा हमारे सन के कोरोना की और इनर हेलियोस्फीयर की। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इन्वेस्टिगेशन जो है ये मेजर करेगा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड और वेव्स स्पेसक्राफ्ट जो भी हमारे फ्लोट हो रहे हैं और उनकी रेडियो एमिशन, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब आते हैं व्हाट आर द रेलेवेंस ऑफ पार्कर सोलर मिशन। तो ऑब्वियसली हमारे सन्स के इवोल्यूशन के बारे में बताएगा, एक्सट्रीम वेदर जो इवेंट्स होते हैं उनके बारे में बताएगा, जो भी सोलर स्टॉर्म क्रिएट कर रहे हैं। अब सोलर स्टॉर्म क्या होता है, सोलर स्टॉर्म वो होते हैं बिगेस्ट आउटबर्स्ट होता है सन का, जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब करता है। इन द प्रोसेस अगर बात बताएं तो कम्युनिकेशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, सैटेलाइट भी डिस्टर्ब हो जाती है ड्यू टू देयर सोलर स्टॉर्म। अनरिवीलिंग सीक्रेट्स जो है कोरोना के, उनको रिवील करेगा। इन कोरोना सिस्टम की प्रोसेस टेक्स
टेक होता है एक्सप्लेनेशन। जैसे फॉर एग्जांपल टेम्परेचर जो है सन का फोटोस्फेयर में रफली 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, बट विद इन द कोरोना अगर बात बताएं तो उसका जो टेम्परेचर है वो मिलियन डिग्रीज ज़्यादा होता है। इट ऑल्सो विद इन द रीजन दैट द आउटवर्ड फ्लो जो होता है हमारे चार्ज पार्टिकल का, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और हैवी आयंस हो गए, वो सडनली एक्सेलरेट हो जाते हैं इनटू सुपरसोनिक विंड। तो ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करेगा। अब सन का स्ट्रक्चर अगर बात बताएं तो ये हमारा सन हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो अंदर का पार्ट होता है दैट इज कोर, ठीक है, कोर, और जो आउटर पार्ट होता है वो हमारा कोरोना होता है, ठीक है। फिर कन्वेक्टिव जोन होता है, जैसे कि येलो पार्ट रेडिएटिव जोन होता है जहाँ पे रेडिएशन हम देखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कोरोना। कोरोना जो होगा आउटर पार्ट होगा। अब आते हैं व्हाट आर द अचीवमेंट्स। तो 2019 में पार्कर्स ने डिस्कवर किया था कि उन्होंने क्या डिस्कवर किया था, मैग्नेटिक जिगजैग स्ट्रक्चर डिस्कवर किया था सोलर विंड का, जिसको उन्होंने स्विच बैक्स बोला। किसको बोला? जिगजैग, मैग्नेटिक जिगजैग स्ट्रक्चर्स को जो भी सोलर विंड ने जनरेट किया था उसको स्विच बैक्स बोला, जो कि वो हमारे सन के क्लोज है। बट हाउ एंड वेयर दे फॉर्म वो जो है हमारा मिस्ट्री है, रिमेन मिस्ट्री है। अब इन अप्रैल 2021 में पार्कर सोलर मिशन जो है उन्होंने आउटर एज जो है कोरोना का उसको क्रॉस कर लिया। उसको उन्होंने नाम दिया एल्वेन क्रिटिकल बाउंड्री, जो कि पॉइंट है सोलर एटमॉस्फेयर के एंड का, और जहाँ पे सोलर विंड जो है वो हमारी बिगिन होती है। इट शुड इवेंचुअली गेट टू विद इन 7 मिलियन किलोमीटर ऑफ द फोटोस्फीयर इन 2025। ओके, सो ये हो गया हमारा पार्कर सोलर मिशन के कुछ अचीवमेंट्स। अब हम आते हैं कुछ सम सोलर मिशंस जो हमारे यहाँ से लॉन्च हुई हैं या और भी लॉन्च हुई हैं। तो नासास का हेलियो फिजिक्स मिशन, तो नासा का कंट्रीब्यूशन है टू द एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट हाई थ्रूपुट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेलीस्कोप एप्सिलॉन मिशन, और फिर एक्सप्रोजेट जीमन इमेजिंग एक्सप्लोरर, जो कि हेल्प करेगा कि सन और अर्थ का जो इंटरकनेक्टेड सिस्टम है उसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेंगे। फिर यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अपना सोलर ऑर्बिटल मिशन लॉन्च किया था। तो सोलर ऑर्बिटल मिशन किसका है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। फिर इंडिया का जो है आदित्य L1 मिशन है, तो इसरो ने लॉन्च किया था वो इंडिया का, जो कि 2022 के मिडिल में हम लॉन्च करेंगे। अभी ये पहला मिशन है जो इसरो ने डेजिग्नेट किया है कि सन के एटमॉस्फेयर को स्टडी करेंगे, और इसरो का जो ये मिशन है वो लैग्रेंजेस पॉइंट 1 पे लॉन्च होगा बिटवीन द अर्थ एंड द सन टू प्लेस आदित्य सैटेलाइट को वो लैग्रेंजेस पॉइंट 1 पे जो है वो वहाँ पे रखेंगे। अब स्पेसक्राफ्ट जो है वो ट्रैवल करेगा विद लॉन्ग जर्नी 1.5 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ, और ये हमारी कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च करेगा हमारे सन्स के एटमॉस्फेयर के बारे में, जो भी प्रॉब्लम्स हैं आउटस्टैंडिंग, जो भी हमारे सोलर फिजिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको अंडरस्टैंड करेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं इसरो के आदित्य L1 मिशन जो है वो किस पे है? सन्स के एटमॉस्फेयर के लिए लॉन्च किया गया है, इसरो ने लॉन्च किया है। अब आते हैं रिलेटेड न्यूज़ की बात करें तो सोलर फेयर्स। तो उसके पहले हम सन साइकिल के बारे में पढ़ लेते हैं, सोलर साइकिल। तो सन का मैग्नेटिक फील्ड है, सन का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो साइकिल्स के थ्रू जाता है, कॉल्ड सोलर साइकिल, उसे ही हम सोलर साइकिल बोलते हैं। और हर 11 साल में सन का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पूरी तरह फ्लिप हो जाता है। तो एवरी 11 ईयर्स में सन का मैग्नेटिक फील्ड भी फ्लिप होता है, जैसे कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड फ्लिप होता है। इसका मतलब कहते हैं कि सन का नॉर्थ और साउथ पोल जो है, नॉर्थ पोल जो है वो साउथ पोल बन जाता है, साउथ पोल जो है वो नॉर्थ पोल बन जाता है, ठीक है। तो साइंटिस्ट जो है वो सोलर साइकिल को ट्रैक करते हैं बाय यूजिंग सनस्पॉट यूज करके सोलर साइकिल को जो है वो साइंटिस्ट ट्रैक करते हैं। सनस्पॉट क्या है? एरिया है सन का जो कि डार्क अपीयर करता है अदर सरफेस से, सराउंडिंग जो सरफेस है सन का उससे डार्क जो है, जहाँ पे सनस्पॉट हो जाता है वो एरिया है जो कि डार्क होता है और कूलर होता है अदर पार्ट्स के सन के, जो भी सन का अदर पार्ट्स है उससे। बिगनिंग जो है सोलर साइकिल की वो सोलर मिनिमम से स्टार्ट होती है व्हेन द सन हैज द लीस्ट, ठीक है। तो सोलर मिनिमम से स्टार्ट होती है बिगनिंग। अब हम बताएं रिलेटेड न्यूज़ की, तो सोलर फ्लेयर्स जो है रिसेंटली रेडियो ब्लॉकआउट हुआ है ओवर इंडियन ओशन। तो रिसेंटली सन जो है लार्ज सोलर फ्लेयर एमिट किए हैं, और जो कि नासा का सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी है उसने मेजर किया है। SDO जो है वो स्टडी करते हैं कि कैसे सोलर एक्टिविटी जो है हमारे स्पेस वेदर और उन सबको डिराइव करती है। अब सोलर फ्लेयर होता क्या है? सोलर फ्लेयर जो है सडन एक्सप्लोजन है हमारे सन की एनर्जी का, क्योंकि उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन रीऑर्गेनाइज होती है नियर सनस्पॉट, तो इसके कारण जो है एनर्जी का एक्सप्लोजन होता है। सोलर मैग्नेटिक साइकिल की बताएं तो वो जो हमारे सन का इंटीरियर होता है वहाँ पे वर्क करती है, जो कि एक रीजन क्रिएट करती है जहाँ पे एक सरफेस राइज हो जाता है, जहाँ पे वो डार्क स्पॉट क्रिएट होता है, तो उसी को सन स्पॉट बोलते हैं। और वो जो डार्क स्पॉट होता है वो रिलेटिवली कूलर होता है अगर हम बात करें अदर पार्ट्स ऑफ द सन से।
से। इन सोलर फ्लेयर अगर बात बताएं तो एनर्जी जो भी स्टोर होती है सन्स के मैग्नेटिक फील्ड में वो लाइट में कन्वर्ट होती है और हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। और सम टाइम जो भी सोलर फ्लेयर जो है और सोलर फ्लेयर्स जो है वो हॉट प्लाज्मा भी निकालते हैं जो भी हमारे सन से इजेक्ट होता है, कॉजिंग सोलर स्टॉर्म। उसी को हम बोलते हैं कोरोनल मास इजेक्शन, ये भी हमने पढ़ा है ना। फिर एनर्जी और रेडिएशन, हाई एनर्जी पार्टिकल्स जो है सोलर फ्लेयर से जो भी एमिट होते हैं, इंटेंस लाइट एमिट होती है, उनको अरोरास बोलते हैं। तो अरोरास जो है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी, जो भी हमारे एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स हो गए, उनके इंटरेक्शन से बनते हैं और वो अपर स्टेज में, अपर एटमॉस्फेयर में रहते हैं और हाई एल्टीट्यूड वाले रीजन में रहते हैं, बोथ हेमिस्फेयर में। अरोरास अगर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है तो उसको अरोरास बोरियस, अरोरास पोलरिस और नॉर्दर्न लाइट्स बोला जाता है, और सदर्न हेमिस्फेयर में तो अरोरा ऑस्ट्रेलिस और सदर्न लाइट्स बोला जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं रिलेटेड न्यूज में। तो हेलियोस्फेयर क्या होता है, सन हेलो क्या होता है, ये भी हमने पढ़ाया है। तो हेलियोस्फेयर की अगर बात बताएं तो रिसेंटली साइंटिस्ट ने अभी बाउंड्री मैप की है, बाउंड्री देखी है हेलियोस्फेयर की पहली बार। साइंटिस्ट ने डेटा यूज किया है नासा का अर्थ ऑर्बिटिंग इंटरस्टेलर बाउंड्री एक्सप्लोरर सैटेलाइट, जो कि हमारे पार्टिकल्स को डिटेक्ट करेगा जो हमारे हेलियोसीट्स से आते हैं। हेलियोसीट्स ये हो गया, ठीक है, और हेलियोपॉज ये हो गया। बाउंड्री, हेलियोशीट क्या है, हमारी बाउंड्री लेयर है सोलर सिस्टम और इंटरस्टेलर स्पेस के बिटवीन की। अब डेवलप्ड मैप जो है वो कहीं ना कहीं मिनिमम डिस्टेंस शो करते हैं फ्रॉम द सन टू हेलियोस्फेयर इन अबाउट 120 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जो कि हमारे इंटरस्टेलर विंड का डायरेक्शन को मूव करते हैं इन अपोजिट डायरेक्शन। अब हेलियोस्फेयर की बात करें तो हेलियोस्फेयर सन जो है कुछ ना कुछ स्टार्ट पार्टिकल्स को कांस्टेंट फ्लो करता है, जैसे कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स हो गए जिनको हम सोलर विंड बोलते हैं, जो कि अल्टीमेटली ट्रैवल करते हैं सारे प्लैनेट में टू सम 3 times द डिस्टेंस टू द प्लूटो बिफोर बीइंग इम्पेडेड बाय द इंटरस्टेलर मीडियम। तो दिस फॉर्म्स अ जायंट बबल, एक जायंट बबल फॉर्म करते हैं अराउंड द सन, और उन्हीं और प्लैनेट के अराउंड, उन्हीं को हम हेलियोस्फेयर बोलते हैं। अब सन हेलो की बात करें तो सन हेलो जो है रिसेंटली अभी विटनेस किया है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कर्नाटका में। तो सन हेलो एक ऑप्टिकल फिनोमेना है जो कि अकर करता है बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट। रिफ्रैक्शन मतलब एक जगह से दूसरी जगह लाइट जो है एक मीडियम से दूसरी जगह पास हो रही है बाई हेक्सागोनल आइस क्रिस्टल। तो हेक्सागोनल आइस क्रिस्टल निकला, तो उससे हमने देखा कि सन जो ऑप्टिकल फिनोमेना है कि सनलाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जा रही है उस लाइन से सस्पेंडेड इन द एटमॉस्फेयर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड 22 डिग्री हेलो भी बोला जाता है बिकॉज लाइट जो है वो 22 डिग्री से रिफ्लेक्ट हो रही है। सर्कुलर हेरोज जो है वो मतलब प्रोड्यूस किए जाते हैं बाई सीरस क्लाउड, जो कि 20,000 फीट के ऊपर फॉर्म होते हैं। और सन हेलो जो है वो इंडिकेटिव है हमारे रेनफॉल के, एज सीरस क्लाउड और यूजली जो है प्रिकर्सर है हमारे साइक्लोनिक वार्म फ्रंट के। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ सोलर पार्कर मिशन। ओके, वेट अ सेकंड। So now let's come to the nuclear technology in space mission. तो recently UR Rao Satellite Center of Indian Space Research Organization इसरो का, उन्होंने प्रपोजल इनवाइट किया है कि वो 3 फेज डेवलपमेंट करेंगे 100 वॉट रेडियो आइसोटॉप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर का। ओके, तो मोर ऑन न्यूज़ की अगर बात बताएं तो सेंटर ने अभी बोला है कि रेडियो आइसोटॉप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है वो उसको यूज़ करके पावर जनरेट करेंगे और थर्मल मैनेजमेंट करेंगे इसरो के जो भी मिशंस हैं उनका। अब RTG जो है एक टाइप का न्यूक्लियर बेस्ड पावर सिस्टम है जो जनरली पावर जनरेशन के लिए यूज़ किया जाता है और जो भी स्पेस मिशन है उनके थर्मल मैनेजमेंट टेम्परेचर को मैनेज करने के लिए किया जाता है। अब टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर पावर सिस्टम जो है अगर बात करें तो सबसे पहला है रेडियो आइसोटॉप पावर सिस्टम। ठीक है, तो रेडियो आइसोटॉप पावर सिस्टम है ये एक टाइप का न्यूक्लियर एनर्जी टेक्नोलॉजी है जो कि हीट को यूज़ करके इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करते हैं जो भी स्पेसक्राफ्ट और साइंस इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेट करना हो उसके लिए। अब 2 टाइप के रेडियो आइसोटॉप पावर सिस्टम होते हैं, पहला होता है रेडियो आइसोटॉप हीटर यूनिट और दूसरा होता है रेडियो आइसोटॉप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो रेडियो आइसोटॉप हीटर यूनिट की अगर बात करें तो ये एक स्मॉल डिवाइस है जो हमको हीट प्रोवाइड करता है कि जो हमारे स्पेसक्राफ्ट है जो कूल टेम्परेचर्स में ऑपरेट होते हैं तो उनके लिए जो है हीट प्रोवाइड करता है। अब रेडियो आइसोटॉप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या है, ये एक फ्लाइट प्रूवन सिस्टम है जो हमारे
पावर और हीट प्रोवाइड करता है स्पेसक्राफ्ट को। और ये फर्स्ट टाइम जो यूज़ हुआ था ये कोल्ड वॉर के टाइम पे यूज़ हुआ था 1961 में फॉर द यूएस ट्रांजिट 4A मिशन के लिए। ये हो गया रेडियो आइसोटॉप पावर जनरेशन। अब उसके बाद आते हैं न्यूक्लियर प्रोपल्शन सिस्टम भी होता है, एक न्यूक्लियर पावर होता है जो कि यूज़ किया जाता है रॉकेट प्रोपल्शन सिस्टम के लिए। नासा जो है करंटली वर्क कर रहा है कि वो न्यूक्लियर थर्मल प्रोपल्शन सिस्टम जो है डेवलप करेंगे, जो कि न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन से बना हुआ होगा। फिजन और फ्यूजन आपने पढ़ा होगा, वो भी मैंने पढ़ाया है। तो न्यूक्लियर थर्मल प्रोपल्शन सिस्टम जो है वो क्या करेगा, जो लिक्विड प्रोपेलेंट है उनको पंप करेगा, जैसे कि हाइड्रोजन हो गए रिएक्टर कोर के थ्रू, और यूरेनियम को वो यूरेनियम एटम जो है उसको स्प्लिट करेगा इनसाइड द कोर, और फिर उसके बाद हीट को रिलीज करेगा थ्रू फिजन रिएक्शन। ये फिजिकल प्रोसेस है जो कि हीट करेगा हमारे प्रोपेलेंट को और कन्वर्ट करेगा गैस में, जो कि एक्सपेंड हो जाएगा, जो कि हमको थ्रस्ट प्रोवाइड करेगा हमारे प्रोपल्शन सिस्टम को। अब एनटीपी सिस्टम जो है वो इसलिए नहीं डिज़ाइंड है कि हमको जो भी थ्रस्ट प्रोड्यूस करना है जो कि हमारे अर्थ सरफेस के लिए नीडेड है। इंस्टीड ये इसलिए लॉन्च करा जाएगा स्पेस में बाय केमिकल रॉकेट बिफोर दे आर टर्न्ड ऑन। ठीक है, तो ये हो गया न्यूक्लियर प्रोपल्शन सिस्टम और रेडियो आइसोटॉप सिस्टम। अब हम आते हैं व्हाट आर द कंसर्न्स एंड चैलेंजेस जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से हमारे स्पेस में रिलेटेड है। तो सबसे पहला है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, क्योंकि हमारे पास फाइनेंशियल इतना ज़्यादा पैसा नहीं है कि हम जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है क्रिएट कर सकें। दूसरा है गेटिंग अप्रूवल्स, बिकॉज न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के लिए हमको अप्रूवल भी लेना पड़ता है। तीसरा है टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस। चौथा है एक्सेस टू एंड अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल, प्लूटोनियम 238 वगैरह ये जो है इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। रिस्क ऑफ रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन इन केस ऑफ रॉकेट एक्सप्लोजन, डिसइंटीग्रेशन और री एंट्रेंस इनटू द एटमॉस्फेयर। तो दिस इज द न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इन स्पेस मिशन। अब कैसे ये रेडियो आइसोटॉप थर्मल इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है वो वर्क करता है, तो ये क्या करेगा, जो हमारी थर्मल एनर्जी, जो हमारी हीट एनर्जी है उसको किस में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। कौन से डिवाइसेस से, थर्मोकपल्स को यूज़ करके। अब जो क्या प्लूटोनियम 238 है वो उसका नेचुरल डिके करेंगे, डिके मतलब उसको तोड़ेंगे, जो कि हीट प्रोड्यूस किया करेगा, फिर उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा एक साइड में थर्मोकपल के। अब थर्मोकपल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, जो भी हीट ट्रांसफ़र होगी, ठीक है, फ्रॉम द आरपीएस टू द कोल्ड एनवायरनमेंट ऑफ स्पेस और प्लानिटरी एटमॉस्फेयर। एक्सेस हीट एनर्जी जो है वो स्टडी सोर्स की तरह यूज़ किया जाएगा, जो भी टेम्परेचर को ऑपरेट करने के लिए, मतलब मेंटेन करने के लिए फॉर द स्पेसक्राफ्ट और उसके कोल्ड एनवायरनमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। अब करंट मॉडल अगर बात बताएं तो मल्टी मॉडल रेडियो आइसोटॉप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है वो डिज़ाइन किया गया है कि वो वैक्यूम में यूज़ किया जाएगा या एटमॉस्फेयर जो है हमारे प्लैनेट का वहाँ पे। अब मार्स साइंस लेबोरेटरी जो है ये क्यूरियोसिटी रोवर मिशन 2011 में लॉन्च हुआ था। फिर मार्स 2020 जो है प्रिजर्वेंस रोवर मिशन 2020 में लॉन्च हुआ, और ड्रैगन फ्लाई मिशन जो है रोटोक्राफ्ट लॉन्च 2027 में हुआ। ये हो गया रेडियो आइसोटॉप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर कैसे वर्क करता है। अब बेनिफिट क्या है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के स्पेस में अगर बात बताएं तो आरटीजीएस जो है एक ऑल्टरनेटिव है हमारे सोलर पावर का। सोलर पावर जो है वो ऑप्शन नहीं है हमारे स्पेस ऑब्जेक्ट के लिए कि हमारे जो डार्क साइड्स होते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़ को उनको ऑपरेट करने के लिए हम सोलर पावर यूज़ करें, इसलिए हमको आरटीजीएस जो है एक अल्टरनेटिव सोर्स है। आरटीजीएस जो है वो हाईली रिलायबल है और मेंटेनेंस फ्री है, क्योंकि इनके जो मूविंग पार्ट्स हैं उनका एब्सेंस है इन थर्मोकपल्स, रिड्यूसेस द चांस ऑफ फेलर और वियर आउट, एनेबल डीप स्पेस एंड इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल। तो न्यूक्लियर प्रोपेलेंट रॉकेट जो है वो मोर फ्यूल एफिशिएंट है और लाइटर है देन केमिकल रॉकेट, हेंस ये जो है फर्दर ट्रैवल कर सकते हैं और फास्टर ट्रैवल कर सकते हैं इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। फिर फ्लेक्सिबल लॉन्च विंडोज़ है। आरटीजीएस जो है आरटीजीएस जो है वो इंडिपेंडेंट है ऑफ सोलर प्रॉक्सिमिटी और प्लानिटरी अलाइनमेंट। कंटिन्यूस ऑपरेशन है, तो आरपीएस जो है वो फंक्शन करता है लार्जली इंडिपेंडेंट कि मतलब सनलाइट और टेम्परेचर अगर चेंज भी हो रहा है तो उनको पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो इसलिए जो है ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ओके, नाउ लेट्स कम टू द आर्टिमस अकॉर्ड। तो सिंगापुर ने जो है अभी लेटेस्ट नेशन बना है जिसने अभी आर्टिमस अकॉर्ड को साइन किया है। तो आर्टिमस अकॉर्ड क्या है, इन्होंने ये जो है अनाउंस किया गया था, नासा ने अनाउंस किया था, यूएस की जो स्पेस एजेंसी है। ये सेट ऑफ गाइडलाइंस जो है आर्टिमस प्रोग्राम से रिलेटेड सारी चीज़ें बताता है कि जो भी हमारे मून तक क्रूड एक्सप्लोरेशन करना है, मतलब जो मैन मिशन भेजना है हमको मून तक, तो उसके लिए है ये मिशन। तो आर्टिमस अकॉर्ड जो है मून पे मिशन के लिए है। ये एग्रीमेंट जो है इस फॉर लूनर एक्सप्लोरेशन, जो भी हमारे मून का एक्सप्लोरेशन है उसको करना है और उसके बियॉन्ड जो भी है उसको करना है, बहुत इंटरनेशनल पार्टीज़ और कमर्शियल प्लेयर्स को इन्वॉल्व करके। ये अकॉर्ड जो है बहुत सारे प्रिंसिपल्स को बताता है, डिस्क्राइब करता है, जो कि आउटर स्पेस ट्रीटी में 1967
2007 में लिए गए हैं। मेजर सिग्नेटरीज अगर बात करें तो यूएस, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये सब जो है मेजर सिग्नेटरीज हैं। बट मेजर जो स्पेस प्लेयर्स है जैसे कि इंडिया हो गया, रशिया हो गया, चाइना, जर्मनी, इन सब लोगों ने नहीं साइन किया है हमारा आर्टेमिस अकॉर्ड। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भी नहीं साइन किया है, बट यूरोपियन स्पेस एजेंसी के कुछ जो कंट्रीज हैं उन्होंने साइन किया है। ठीक है, तो आर्टेमिस अकॉर्ड किसका है? नासा का प्रोग्राम है। ये किस पे है? एक्सप्लोरेशन करना है हमारा लूनर सरफेस का और उसके बियॉन्ड में क्रूड मिशन भेजना है। ठीक है, और इंडिया जो है इसका पार्ट नहीं है और यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी इसका पार्ट नहीं है। अब फैक्टर्स दैट मे प्रॉम्प्ट इंडिया टू साइन आर्टेमिस अकॉर्ड, तो क्यों इंडिया को साइन करना चाहिए? तो पहला है कि एनहांस्ड स्पेस कोऑपरेशन अमंग क्वाड कंट्रीज। ऑब्वियसली यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया जो है इसके सिग्नेटरीज हैं, तो इंडिया को भी कोलैबोरेट करना चाहिए। बीइंग अ पार्ट ऑफ इस अकॉर्ड का पार्ट होने के लिए इंडिया जो है, इंडिया की जो स्पेस कंपनी है वो ग्लोबल सप्लाई चेन की पार्ट बन जाएंगी। अपॉर्चुनिटीज़ है कि वो इंटरप्लैनेटरी मिशंस और ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के बारे में चीज़ें जानेंगी। अब की प्रिंसिपल्स क्या हैं आर्टेमिस अकॉर्ड के? तो इंटर ऑपरेबिलिटी है, इमरजेंसी असिस्टेंस है, रिलीज ऑफ साइंटिफिक डेटा, रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, सेफ डिस्पोजल ऑफ स्पेस डेब्रिस, पीसफुल एक्सप्लोरेशन, प्रिवेंटिंग हार्मफुल इंटरफेरेंस, ट्रांसपेरेंसी और प्रिजर्विंग आउटर स्पेस हेरिटेज। अब हम आते हैं पॉजिट्रॉन एक्सिस। तो ये भी मैंने आपको पढ़ाया है पॉजिट्रॉन। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में डिफरेंस पूछते हैं। तो पॉजिट्रॉन क्या है? एक एंटी पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो उसको एंटी इलेक्ट्रॉन भी बोले जाते हैं। सब कुछ सेम होता है, सेम प्रॉपर्टीज़ होती है इलेक्ट्रॉन के जैसी, बट इसका जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है पॉजिट्रॉन का, वो पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव होता है। ओके, तो अभी ये न्यूज़ में इसलिए है कि रिसर्चर्स जो है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु से, जो कि ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है हमारे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, उन्होंने अभी पॉजिट्रॉन एक्सिस फिनोमिना की एक मिस्ट्री को रिजॉल्व किया है। तो पॉजिट्रॉन एक्सिस की अगर बात करें तो ओवर द ईयर्स एस्ट्रोनॉमर्स ने ऑब्जर्व किया कि एक्सिस जो होता है पॉजिट्रॉन का, जब मतलब पॉजिट्रॉन का एक्सिस कब होता है? जब एनर्जी जो है 10 गीगा इलेक्ट्रोवोल्ट से ज़्यादा हो जाए तो उसको पॉजिट्रॉन एक्सिस किया जाता है। बट पॉजिट्रॉन जो है जिसकी एनर्जी 300 गीगा इलेक्ट्रोवोल्ट से अगर ज़्यादा हो जाए, हाउ एवर आर इन लोअर इन कंपेरिजन व्हाट एस्ट्रोनॉमर्स एक्सपेक्ट। तो बिहेवियर जो है पॉजिट्रॉन का अगर 10 से 300 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में हो तो उसको एस्ट्रोनॉमर्स ने बोला है पॉजिट्रॉन एक्सिस। पॉजिट्रॉन एक्सिस किसे बोला है? 10 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 300 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक जो है पॉजिट्रॉन का बिहेवियर हो, उसको एस्ट्रोनॉमर्स ने पॉजिट्रॉन एक्सिस बोला है। अब नाउ द रिसर्चर्स ने फ्रॉम आरआरआई से प्रपोज किया कि जो भी कॉस्मिक रेस जब भी हम मिल्की वे गैलेक्सी को प्रोपोगेट करते हैं, जब भी वो किसी मैटर के साथ इंटरैक्ट करता है, तो अदर कॉस्मिक रेस भी प्रोड्यूस होती हैं, प्राइमरली इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, पॉजिट्रॉन्स। कॉस्मिक रेस हाई एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे स्पेस में मूव करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट की जो स्पीड होती है उसी स्पीड पे, और ये जो है कहीं ना कहीं डायरेक्ट सैम्पल्स हमको प्रोवाइड करते हैं मैटर्स के बारे में जो भी हमारे सोलर सिस्टम में आउटसाइड वर्ल्ड से आते हैं। कॉस्मिक रेस जो है वो हमारे मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं और अदर कॉस्मिक रेस को और बढ़ाते हैं। रिसर्चर्स ने आर्ग्यू किया है कि ये कॉस्मिक रेस जो है इनका ओरिजिन जो है पॉजिट्रॉन एक्सिस फिनोमिना के बारे में हमको बताते हैं। ठीक है, तो पॉजिट्रॉन एक्सिस समझ में आ गया। नाउ लेट्स कम टू रिलेटेड न्यूज़। तो मैटर, एंटी मैटर, सिमेट्री, एसिमेट्री की बात करें तो सिमेट्री मतलब होता है जब दोनों साइड इक्वल होते हैं। एसिमेट्री मतलब एक साइड जो है डिफरेंट होता है दूसरे साइड से। तो मैटर, एंटी मैटर, एसिमेट्री की अगर बात करें तो फॉर ईच बेसिक पार्टिकल, हर बेसिक पार्टिकल के मैटर का जो हर बेसिक पार्टिकल जो होता है मैटर का, उसके लिए एंटी मैटर होता है। ठीक है, तो मैटर होता है तो एंटी मैटर भी होता है जिसका सेम मास होता है बट अपोजिट इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। फॉर एग्जांपल नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं बट पॉजिटिवली चार्ज हमारे एंटी पार्टिकल इलेक्ट्रॉन का कौन सा होता है? पॉजिट्रॉन होता है। बट व्हेन एंटी पार्टिकल जो है, एंटी पार्टिकल और पार्टिकल जो है जब भी कोलाइड करता है तो वो बहुत सारी एनर्जी का डिस्ट्रक्शन करते हैं जिसके कारण बहुत सारे न्यू पार्टिकल्स क्रिएट होते हैं और एंटी पार्टिकल्स उनके क्रिएट होते हैं। फिजिस्ट ने थिंक किया है कि जो बिग बैंग है उन्होंने इक्वल नंबर ऑफ मैटर और एंटी मैटर क्रिएट किया है। येट पैराडॉक्सली जो अगर बताएं तो टुडे जब जिस यूनिवर्स में रह रहे हैं हम, वो बहुत सारा मैटर से बना है और एंटी मैटर जो है अभी रेयर है टुडे, मतलब अभी जो है इतना ज़्यादा नहीं मिलता है। वॉट हैपन टू ऑल एंटी मैटर इज रिगार्डेड बाई मैनी रिसर्चर्स इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्ट्री ऑफ कॉस्मोलॉजी। तो क्या हुआ उन एंटी मैटर्स के साथ हमको नहीं पता। फिजिक्स बिलीव करते हैं कि दैट आर डोमिनेंस ऑफ मैटर इन द यूनिवर्स इज पॉसिबल। डोमिनेंस मैटर का डोमिनेंस तभी पॉसिबल है अगर पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स में डिफरेंस हो तभी। एट सर्न जो है, जो कि यूरोपियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जेनेवा में, फिजिस्ट ने बोला है कि एंटी मैटर को स्टडी करेंगे इन द एक्सपेरिमेंट, और इंडिया जो है एसोसिएट मेंबर है हमारे सर्न का।
ओके तो मैटर एंटी मैटर एसिमेट्री। नाउ लेट्स कम टू मिशन इन न्यूज़। तो नासा के क्या क्या मिशन है पहले वो पढ़ते हैं, उसके बाद हम चाइना के पढ़ेंगे। तो नासा का मिशन जो है, नासा न्यू मिशंस टू वीनस। तो नासा ने अभी अनाउंस किया है 2 मिशन वीनस पे, जो अर्थ के क्लोजेस्ट नेबर है, ठीक है, डिस्कवरी प्रोग्राम के अंदर किया है। डिस्कवरी प्रोग्राम जो है 1992 में बिगिन हुआ था उनका। उन्होंने साइंटिस्ट को बोला था कि वो जो है कुछ मिशंस लॉन्च करें जो हमारे कुछ रिसोर्सेज, मतलब बहुत कम रिसोर्सेज को यूज़ करके एक मिशन लॉन्च करें, और उनका डेवलपमेंटल टाइम्स जो होगा वो शॉर्टर होगा। तो अबाउट न्यू मिशन की बात करें तो डेविनिकी डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैस केमिस्ट्री और मिशन, जो कि वीनस के कंपोजिशन को अंडरस्टैंड करेगा, कैसे प्लैनेट फॉर्म हुआ, कैसे आया। फिर वेरिटस मिशन वीनस एमिसिविटी रेडियो साइंस इंसार टोपोग्राफी स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये जो है प्लैनेट के सरफेस को मैप करेगा टू डिटरमाइन इट्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री और अंडरस्टैंड व्हाट द रीजन वाई इट इज़ डेवलप्ड, ठीक है। लास्ट यूएस प्रोब मिशन जो था वो मगेलन ऑर्बिटर था इन 1990। वीनस जो है, वीनस के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। तो वीनस जो है ये हॉटेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, बिकॉज वो जो भी हीट उसके, मतलब जो भी उसका थिक एटमॉस्फेयर है वो बहुत सारी हीट जो है वो अपने अंदर तक रखता है, तो जिसके कारण जो है वीनस जो है हॉटेस्ट प्लैनेट कहा जाता है। वीनस जो है स्पिन करता है अपने एक्सेस में ईस्ट टू वेस्ट में। वीनस का कोई भी मून नहीं है, कोई भी रिंग नहीं है, और इसको अर्थ का ट्विन इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये सिमिलर साइज़ का है, अर्थ के जैसा ही है, मतलब साइज़ जो है अर्थ का वो सेम है, मतलब वीनस का जो साइज़ है वो अर्थ के जैसा साइज़ ही है। रिसेंट स्टडी ने कंक्लूड किया है कि सिंगल विनेशियन रोटेशन जो है वो 243.0226 अर्थ डेज लेता है, ठीक है। तो वीनस पे मिशन हो गया नासा। फिर प्रिजर्वेंस रोवर मिशन जो है नासा का, दैट इज मार्स पे मिशन है, मार्स 2020 मिशन जो कि नासा का मिशन है। तो ये अभी फर्स्ट होल ड्रिल किया है मार्टियन सरफेस पे, जो कि फेल्ड हो गया है। ये जो है प्रिजर्वेंस रोवर मिशन जो है वो नासा का, वो लैंड हुआ है ज़ेज़ेरो क्रेटर है मार्स पे, वहाँ पे। रोवर जो है इज़ ऑन एस्ट्रोबायोलॉजी मिशन टू, वो साइन देखेगा जो भी एंशियंट लाइफ है, और सैंपल्स कलेक्ट करेगा रॉक और रेगोलिथ के जो भी हमारे मार्स पे है, और अर्थ तक ले आएगा। और अर्लियर जो अगर बात बताएं तो इन जनवरी एक हमारा स्मॉल रोबोटिक हेलीकॉप्टर था जो कि सेंड किया गया था प्रिजर्वेंस मिशन के साथ, जिसने पहला अपना फ्लाइट कंट्रोल कर लिया था, मतलब पावर्ड कंट्रोल फ्लाइट बाय एन एयरक्राफ्ट आउटसाइड द अर्थ। ओके, फिर आते हैं वाइपर मिशन। वाइपर मिशन नासा का मिशन है जो कि हमारे मून के एक्सट्रीम एनवायरनमेंट को देखेगा। तो वाइपर मिशन किस पे है? मून पे मिशन है, नासा का है, कि वो वहाँ पे वाटर देखेगा, आइस देखेगा। वाइपर जो है एक मोबाइल रोबोट है जो कि हमारे मून के साउथ पोल पे मतलब घूमेगा और वाटर आइस देखेगा। ये फर्स्ट एवर रिसोर्स मैपिंग मिशन है जो कि अनदर सेलेस्टियल बॉडीज पे लॉन्च किया गया है। ये डेटा ट्रांसमिट करेगा अर्थ के, जो कि हमारे रिसोर्स मैप क्रिएट करेगा और साइंटिस्ट को हेल्प करेगा कि मून पे जो है वाटर आइस का कंसंट्रेशन कितना है, कहाँ पे है। तो ये सब चीज़ें जो है वाइपर मिशन देखेगा। फिर लूसी मिशन की बात करें तो लूसी जो है ये नासा का पहला मिशन है जो जुपिटर के ट्रोजन एस्टेरॉइड्स के लिए स्टडी करने के लिए है। तो ट्रोजन क्या होते हैं? ट्रोजन जो होते हैं वो सन को ऑर्बिट करते हैं इन 2 लूज ग्रुप्स, 2 लूज ग्रुप्स में सन को ऑर्बिट करते हैं। पहला ग्रुप जो है वो जुपिटर के पहले रहता है इन इट्स पाथ, और अदर जो है जुपिटर के बिहाइंड रहता है। अब एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स होते क्या है वो देख लेते हैं। तो एस्टेरॉइड्स जो होते हैं वो माइनर प्लैनेट्स होते हैं जो रॉकी एयरलेस रेमिनेंट होते हैं, जो कि हमारे सोलर सिस्टम के पहले बने थे, मतलब अर्ली फॉर्मेशन ऑफ अवर सोलर सिस्टम जब हुआ था तो वो लेफ्ट ओवर जो मासेस थे वो उसको एस्टेरॉइड्स बोला गया। कॉमेट्स जो होते हैं कॉस्मिक स्नोबॉल्स होते हैं फ्रोजन गैसेस के, रॉक्स के और डस्ट के, जो हमारे सन को ऑर्बिट करते हैं। अब मोस्ट ऑफ द एस्टेरॉइड्स जो रहते हैं वो हमारे मार्स और जुपिटर के बीच में रहते हैं और उसी को मेन एस्टेरॉइड्स बेल्ट कहा जाता है। और बिलियंस ऑफ कॉमेट्स जो है हमारे सन को ऑर्बिट करते हैं क्यूपर बेल्ट में। अब कॉमेट्स जो होते हैं उनमें टेल होता है, वाइल एस्टेरॉइड्स में कोई टेल नहीं होता है। अब एस्टेरॉइड्स जो है वो बहुत सारी कैटेगरीज में डिवाइडेड है। तो पहला है जो मेन एस्टेरॉइड्स बेल्ट में फाउंड होते हैं, मतलब मार्स और जुपिटर के बीच में। ट्रोजन एस्टेरॉइड्स उन्हें बोलते हैं जो लार्जर प्लैनेट को ऑर्बिट करते हैं, जैसे जुपिटर सैटर्न हो गए, उनको ऑर्बिट करें तो उनको ट्रोजन एस्टेरॉइड्स बोलेंगे। और नियर अर्थ एस्टेरॉइड्स उन्हें बोलेंगे जो ऑर्बिट कर रहे हैं हमारे अर्थ के
क्लोजेस्ट पार्ट में, ठीक है, तो उनको बोलेंगे नियर अर्थ एस्टेरॉइड्स। अब आते हैं नियर अर्थ एस्टेरॉइड स्काउट। तो नासा का न्यू स्पेसक्राफ्ट जो है NEA स्काउट, अभी वो सेफली टग्ड हो गया है इनसाइड द स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट। ये एक मिनिएचर स्पेसक्राफ्ट है जिसको क्यूबसेट बोला गया है। इसका मेन मिशन है कि वो हमारे जो नियर अर्थ एस्टेरॉइड्स हैं उनके डेटा को कलेक्ट करेगा, उनके सैंपल्स को कलेक्ट करेगा। ये अमेरिका का पहला इंटरप्लैनेटरी मिशन है जो कि स्पेशल सोलर सेल प्रोपल्शन सिस्टम यूज़ कर रहा है, और ये क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन बताएगा एस्टेरॉइड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कि जैसे वो ऑर्बिट कैसे कर रहे हैं, उनका वॉल्यूम कितना है, उनका रोटेशन कितना है, डस्ट कितना है, डेब्रिस कितना है। तो ये सब जो है नियर अर्थ एस्टेरॉइड्स बताएंगे। फिर ओसिरिस रेक्स जो है ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। तो ओरिजिन्स स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन सिक्योरिटी रेगुलेट एक्सप्लोरर। तो नासा का ओसिरिस रेक्स मिशन जो है ये पहला मिशन है जो नियर अर्थ एस्टेरॉइड में विजिट करेगा, जाएगा और फिर उसके बाद जो है अर्थ में आएगा। अक्टूबर 2020 में ओसिरिस रेक्स जो है स्पेसक्राफ्ट वो सैंपल कलेक्ट करेगा हमारे डस्ट और पेबल्स के एस्टेरॉइड्स बेनू के। अब एस्टेरॉइड्स बेनू क्या है? बेनू जो है ऐसा सोचा जाता है कि बेनू जो है मेन एस्टेरॉइड्स बेल्ट में बना है बिटवीन द मार्स एंड जुपिटर, बट बेनू जो है B टाइप एस्टेरॉइड्स है। दैट मीन्स वो जो है सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कार्बन कंटेंट करता है और बहुत सारे मिनरल्स, और 4% ऑफ द लाइट जो भी उस पर हिट होती है वो रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। ये फॉर्म हुआ था फर्स्ट 10 मिलियन ईयर्स में, जब भी सोलर सिस्टम फॉर्म हुआ था और बहुत सारे कंपोजिशन के थ्रू ये नहीं गया है। तो ओसिरिस रेक्स जो है एस्टेरॉइड बेनू पे नियर अर्थ ऑर्बिट पे जो है एस्टेरॉइड पे वो है। फिर डार्ट मिशन है, डबल एस्टेरॉइड डी डायरेक्शन टेस्ट मिशन। तो ये नासा का फर्स्ट प्लानिटरी डिफेंस टेस्ट मिशन है जो कि लॉन्च किया गया है। एम क्या है इस मिशन का? जो भी हमारे एस्टेरॉइड्स हैं, जो भी हमारे वो है, तो ये एक टेक्नोलॉजी डेवलप करेगा जो हमारे स्पेस को अलाउ करेगा कि वो जो है एस्टेरॉइड में जाके क्रैश हो पाए और अपना कोर्स जो है वो चेंज करे। मिशन जो है कहीं ना कहीं न्यू टेक्नोलॉजी को टेस्ट करेगा जो भी एस्टेरॉइड्स के लिए प्रिपेयर किए गए हैं, हेड्स टुवर्ड्स द अर्थ इन द फ्यूचर। टारगेट जो है स्पेसक्राफ्ट का कि स्मॉल वो क्या टारगेट है कि स्मॉल मूनलेट कॉल्ड डायमोफोर्स जो है उस पर जो है आपको देखना है। मूनलेट क्या होता है? स्मॉल नेचुरल और आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं। तो एस्टेरॉइड्स और जो मूनलेट है वो कोई थ्रेट अर्थ पे पोज नहीं करते, पर मिशन जो है वो न्यू टेक्नोलॉजीज को कहीं ना कहीं टेस्ट करेगा। ये हो गया डार्ट मिशन, ये भी किसका है? नासा का मिशन है। फिर इमेजिंग एक्सरे पोलैरीमीटर एक्सप्लोरर, ये भी नासा और इटालियन स्पेस एजेंसी का जॉइंट मिशन है। तो याद कर लीजिए नासा और हमारी इटालियन स्पेस एजेंसी का जॉइंट मिशन है। ये हमारा जो मिशन है ये हमारे एक्सट्रीम और मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट जो यूनिवर्स में है उनको स्टडी करेगा, जैसे कि सुपरनोवा हो गए, ब्लैक होल्स हो गए। मिशन का जो लेंथ पीरियड है, जो 2 साल के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया है, और ऑब्जर्वेटरी 600 किलोमीटर एल्टीट्यूड पे प्लेस किया जाएगा। मतलब अर्थ के इक्वेटर के ऊपर जो है 600 किलोमीटर पे प्लेस किया जाएगा, और ये हेल्प करेगा कि उन क्वेश्चन के कि कैसे ब्लैक होल स्पिन करते हैं, कैसे पल्सर शाइन करते हैं और ब्राइट होते हैं। फिर आता है ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट टेस्ट जो है, ये भी एक सैटेलाइट है जो नासा का सैटेलाइट है, ठीक है, नासा का सैटेलाइट है जो कि डिस्कवर करेगा बहुत सारे एक्सोप्लैनेट को डिस्कवर करने के लिए लॉन्च किया गया है। और एक्सोप्लैनेट क्या होते हैं? एक्सोप्लैनेट वो प्लैनेट होते हैं जो हमारे सोलर सिस्टम के बियॉन्ड जो है घूमते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम एक्सोप्लैनेट। अब मोस्ट ऑर्बिट और अदर स्टार्स जो है बट फ्री फ्लोटिंग एक्सोप्लैनेट जो है उनको रफ प्लैनेट बोला जाता है, जो कि हमारे गैलेक्टिक सेंटर को ऑर्बिट करते हैं। प्राइम मिशन जो है वो 2020 में एंड होगा, और टेस्ट जो है वो अभी उसका मिशन जो है एक्सटेंड कर दिया गया है। तो टेस्ट जो है वो सैटेलाइट है नासा का, और एक्सोप्लैनेट को मेजर करने के लिए, एक्सोप्लैनेट को देखने के लिए लॉन्च किया गया है। अब डू यू रिमेंबर में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज गोल्डीलॉक्स जोन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी प्रीलिम्स में पूछा गया आई थिंक। तो टर्म गोल्डीलॉक्स जोन जो है ये एक एरिया है जो स्टार के अराउंड है, वो एरिया ना तो ज़्यादा कूल होता है ना ही ज़्यादा हॉट होता है, और फॉर कि लिक्विड वाटर कैसे एग्जिस्ट कर रहा है ऑन द सर्फेस ऑफ सराउंडिंग प्लैनेट। अर्थ जो है इज इन द सन गोल्डीलॉक्स जोन। तो अर्थ जो है सन के गोल्डीलॉक्स जोन में है, ना ही वो ज़्यादा हॉट है ना ही वो ज़्यादा कोल्ड है, ठीक है। तो ये हो गया गोल्डीलॉक्स जोन। फिर आते हैं लेज़र कम्युनिकेशन रिले डेमोन्स्ट्रेशन LCRD। तो नासा जो है अभी फर्स्ट एवर लेज़र कम्युनिकेशन सिस्टम उन्होंने लॉन्च किया है। करंटली जो है मोस्ट ऑफ द नासा के स्पेसक्राफ्ट जो है वो रेडियो फ्रिक्वेंसी पे ऑपरेट करते हैं, बट ये जो है लेज़र कम्युनिकेशन पे ऑपरेट करेगा। तो ये हमको हेल्प किस में करेगा? तो इंफ्रारेड लाइट को यूज़ करेगा, और जो कि जिसकी वेवलेंथ शॉर्टर होती है रेडियो वेव से, और वो हेल्प करेगा कि ज़्यादा डेटा जो है आप शॉर्ट टाइम में ट्रांसमिट कर पाएँ। विद करेंट रेडियो फ्रिक्वेंसी सिस्टम रफली 9 वीक्स लेते हैं किसी भी डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए
लिए, बट लेज़र अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो 9 डेज में ही डेटा को ट्रांसफ़र कर देगा। तो ये हो गया नासा के कुछ मिशंस जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मिशंस हैं। नाउ लेट्स कम टू चाइना का नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ज़ोरोंग रोवर, ठीक है, तो ये किसका है? चाइना का है। ये अनक्रूड चाइनीज़ स्क्रेप्टा मतलब ये रोवर जो है, जो कि ताइवान 1 मिशन जो है चाइना का, जो हमने मार्स के लिए लॉन्च किया है, तो उसी के लिए ये जो है रोवर है, ये उस साइट पे लैंड होगा, मतलब जो हमारा मार्स है उसके साइट पे लैंड होगा, और जो ऑन द वास्ट प्लेन जिसको यूटोपिया बोला गया है, जहाँ पे 200 किलोमीटर, जो कि 200 किलोमीटर ज़ेज़ेरो क्रैटर से अवे है, जहाँ पे यूएस रोवर प्रिजर्वेंस लैंड हुआ है। तो ज़ेज़ेरो क्रैटर पे हमने बताया ना, प्रिजर्वेंस जो मिशन है नासा का, वहाँ पे ज़ेज़ेरो क्रैटर में वो लैंड हुआ है। तो ज़ोरोंग रोवर जो है वो उसमें सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, जो कि हमारे सब सरफेस और सरफेस जो प्लैनेट है हमारा मार्स का, उसको हमारे इन्वेस्टिगेट करेगा और इन सिटू केमिकल एनालिसिस करेगा। फिर शेंजियो 12 स्पेसक्राफ्ट, ये स्पेसक्राफ्ट जो है चाइना ने लॉन्च किया है, जहाँ पे 3 एस्ट्रोनॉट्स को उन्होंने 3 एस्ट्रोनॉट्स को भेजा है। चाइना जो है अभी 11 एस्ट्रोनॉट्स को ऑलरेडी स्पेस पे भेज चुके हैं, और चाइना जो है उसके बाद 3rd कंट्री बन गया है जिसने खुद से स्पेसक्राफ्ट को, जिसने खुद से एस्ट्रोनॉट्स को जो है भेजा है। अब यूएस लेजिस्लेशन ने अभी चाइना के एस्ट्रोनॉट्स को बार कर दिया है कि वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में परफॉर्म नहीं करेंगे, और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो कोलैबोरेशन है यूएस, रशिया, कनाडा, यूरोप और जापान के बीच में कोलैबोरेशन है। फिर फाइन ग्रेन्ड ऑब्जेक्ट रिकग्निशन इन हाई रेजोल्यूशन रिमोट सेंसिंग इमेजरी फेयर 1M, ये एक सैटेलाइट इमेजिंग डेटाबेस है जो बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी लोकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, कि जो भी एरर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी जो है बनाती है, जो भी एरर्स उसके कारण आते हैं वाइल आइडेंटिफाइंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द स्पेस, तो वो एरर्स को रिड्यूस करना है। इसके लिए ये डेटाबेस लॉन्च किया गया है। ये डेटाबेस को फाइन ग्रेन्ड ऑब्जेक्ट रिकग्निशन इन हाई रेजोल्यूशन रिमोट सेंसिंग इमेजरी बोला जाता है, जो कि 10 और 100 टाइम्स लार्जर होता है और लार्जर डेटा प्रोवाइड करता है, जो भी अदर कंट्रीज प्रोवाइड करती हैं उनसे ज़्यादा डेटा, विथ मोर इन्फॉर्मेशन ऑन द इमेजेस। तो डेटाबेस जो है वो कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ट्रेन करेगा कि वो ज़्यादा स्मार्टर बन पाए और जो ऑब्जेक्ट है उनके बीच में डिफ्रेंशिएट कर पाए। होल चाइनीज़ डेटाबेस जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए ओपन है, और इन रियल टाइम एप्लीकेशन अगर बात करें इसका, तो स्पीड जो है अर्बन एक्सपेंशन का वो देखेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखेगा, वाइल्ड एनिमल का मूवमेंट देखेगा। तो ये जो है हमारे चाइना के कुछ मिशंस हो गए। ओके, नाउ लेट्स कम टू द अदर डेवलपमेंट्स की बात करें, तो सबसे पहला आता है तुंद्रा सैटेलाइट। तो रशिया का ये एक मिलिट्री सैटेलाइट है। तो तुंद्रा सैटेलाइट किसका है, सबसे इंपॉर्टेंट यही हो जाता है। तो ये रशिया का सैटेलाइट है, एक मिलिट्री सैटेलाइट है जो कि ऑर्बिट में एक एंटर करेगा। तुंद्रा जो है उसको यूनाइटेड स्पेस सिस्टम भी बोला जाता है, जो कि बहुत सारी मिसाइल से मिलके बना है। अर्ली वार्निंग मिसाइल सैटेलाइट्स जो है उनसे मिलके बना है, जो कि रशिया ने इस्टेब्लिश किया है 2015 से 2020 के बीच में। तुंद्रा सैटेलाइट जो है वो नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रारेड सर्विलेंस डिवाइस को यूज़ किया है उन्होंने, जो कि बहुत सारी हाई प्रिसीशन इमेजेस वगैरह लॉन्च, मतलब जो मिसाइल्स है उसको लॉन्च करेंगे। और ये सैटेलाइट कैपेबल है कि वो जो फ्लाइट्स, जो भी हमारी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, जो भी वो उनको हम लॉन्च करते हैं, तो उनकी फ़्लाइट की ट्रेजेक्टरी को देखेगा। फिर प्लाज्मा क्रिस्टल इन्वेस्टिगेशन, ये एक रशियन यूरोपियन एक्सपेरिमेंट है जो कि रन हो रहा है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे सिंस 2001 से। ये फोकस करेगा उन मटेरियल्स पे जो कि बहुत एटॉमिक स्केल पे होते हैं, और हेल्प करेगा कि हमारा जो अर्थ के फिनोमिना है उनको अंडरस्टैंड कर पाए। तो प्लाज्मा क्रिस्टल मॉडल्स जो है वो एटॉमिक इंटरेक्शन ऑन अ लार्जर स्केल मेकिंग देयर मोशन विजिबल, और रिसर्चर्स जो है वो नॉलेज गेन करेंगे अबाउट देयर प्लाज्मा। फिर एनविजन की बात बताएं तो ये भी यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है, प्लैनेट वीनस पे मिशन है, जो ये नासा के कंट्रीब्यूशन के साथ लॉन्च किया गया है। ये स्टडी करेगा प्लैनेट का एटमॉस्फेयर, सरफेस और जो भी ट्रेस गैसेस है एटमॉस्फेयर में, वीनस के एटमॉस्फेयर में, उनको एनालाइज करेगा। फिर होप प्रोब फर्स्ट इमेज ऑफ मार्स अरोरा, तो होप मिशन जो है यूएई का मिशन है जो कि मार्स पे लॉन्च किया गया है, और यूएई जो है अरब फर्स्ट डेवलप कंट्रीज है जिसने कोई मिशन लॉन्च किया है। फर्स्ट इमेज जो है सच एज अरोरा ऑन मार्स जो है अभी देखा गया है एट नाइट टाइम। फिर बेयरशीट 2 प्रोजेक्ट जो है, ये बेयरशीट 2 प्रोजेक्ट जो है ये एक सेकेंड लूनर मतलब मार्स किस पे
मून पे मिशन है फ्रॉम अ स्पेस IL ऑर्गेनाइजेशन और इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज। तो इसराइल ने लॉन्च किया है बेयरशीट 2 प्रोजेक्ट। बेयरशीट जो प्रोजेक्ट है वो मून पे मिशन है। तो पहला बेयरशीट स्पेसक्राफ्ट जो है वो मून पे क्रैश हो गया था, फेल्ड हो गया था। और बेयरशीट 2 प्रोजेक्ट जो है वो 3 स्पेसक्राफ्ट को इंक्लूड किया है। पहला है ऑर्बिटर, दूसरा है 2 लैंडर्स जो मून पे लैंड करेंगे और सारे जो एक्सपेरिमेंट है, जो सारे चीज़ें हैं, डेटा को कलेक्ट करेंगे। प्रेजेंटली यूनाइटेड स्टेट, सोवियत यूनियन, चाइना ने सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है और फिर इसराइल है। फिर पैसिफिक मिशन, पोलर एरिया स्टेलर इमेजिंग इन पोलराइजेशन हाई एक्यूरेसी एक्सपेरिमेंट मिशन जो है ये एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है, स्काई सर्वे प्रोजेक्ट है, जिसका एम है कि पोलराइजेशन जो हमारे स्टार्स के थ्रू आ रही है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, पोलराइजेशन का मतलब ये होता है एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्टार्स से जो भी पोलराइजेशन इफेक्ट आ रहा है उसको स्टडी करना है और ये हेल्प करेगा स्टार की लोकेशन को डिटरमाइन करने में। अ नोवल इंस्ट्रूमेंट वाइड एरिया लीनियर ऑप्टिकल पोलैरीमीटर जो है यूज़ किया गया है डिटेक्ट करने के लिए पोलराइजेशन को, और इंडिया जो है इसका पार्ट है, इस प्रोजेक्ट का पार्ट है। तो इंडिया जो है पोलर एरिया स्टेलर इमेजिंग पोलराइजेशन हाई एक्यूरेसी एक्सपेरिमेंट का पार्ट है। ओके, सो दिस इज द अदर डेवलपमेंट जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी और बाकी सबने लॉन्च किया। नाउ लेट्स कम टू अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ में स्पेस के फिनोमिना और एक्सपेरिमेंट देखते हैं। तो सबसे पहला है लूनर इक्लिप्स एंड सुपर मून। तो लूनर इक्लिप्स मैंने आपको पढ़ाया है बहुत अच्छे से। लूनर इक्लिप्स क्या होता है? लूनर इक्लिप्स जो है जब सन अर्थ मून जो है एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं तो तब लूनर इक्लिप्स होता है इन अ प्लेन ऑफ इलिप्टिकल, और अर्थ जो है सन और मून के बीच में रहता है, ठीक है। तो सन ये हो गया और मून यहाँ पे हो गया और अर्थ जो है सन और मून के बीच में रहता है, तब हमारा लूनर इक्लिप्स होता है। अब 3 टाइप के लूनर इक्लिप्स होते हैं। पहला होता है टोटल लूनर इक्लिप्स, जब मून जो है एग्जैक्टली इन द प्लेन ऑफ इलिप्टिकल विथ अम्ब्रा, ठीक है। तो अम्ब्रा पॉइंट क्या है? जो डार्क वाला पोर्शन है दैट इज़ अम्ब्रा पार्ट, एंड जो लाइट वाला पोर्शन है वो है पेनम्ब्रा पार्ट। जब मून जो है, जैसे मून जो है अर्थ के अराउंड घूम रहा है, तो मून जो है जब अम्ब्रा पोजीशन पे आ जाता है तब हम टोटल लूनर इक्लिप्स बोलते हैं। और इनर पार्ट जो है अर्थ के शैडो का फॉलिंग ऑन द लूनर सरफेस, तो पूरी तरह जो है अम्ब्रा पोजीशन पे जब मून आ जाता है तो पूरी तरह मून जो है ढक जाता है। अब पार्शियल लूनर इक्लिप्स अगर बात करें तो व्हेन मून जो है क्लोजेस्ट टू द प्लेन ऑफ इलिप्टिकल, जब बहुत क्लोज हो जाता है प्लेन ऑफ इलिप्टिक विद अम्ब्रा और वो ओनली पार्ट ऑफ लूनर सरफेस को कवर करता है, तो उसको हम बोलते हैं पार्शियल लूनर इक्लिप्स। और पेनम्ब्रल लूनर इक्लिप्स तब बोलते हैं जब मून जो है घूम के पेनम्ब्रा पोजीशन पे आता है, तो पार्शियल शैडो जो है अर्थ का हमको दिखता है, तो उसको हम बोलते हैं पेनम्ब्रल लूनर इक्लिप्स। अब सुपर मून कब होता है? सुपर मून फुल मून के टाइम पे होता है और न्यू मून के दोनों के टाइम पे होता है, और ये तब होता है जब हमारा अर्थ जो है पेरिजी पोजीशन पे रहता है, मतलब अर्थ जो है क्लोजेस्ट रहता है हमारे मून के, तब हमारा सुपर मून अकर करता है। ओके, अब हम आते हैं समर सोलिस्टिस। तो ये भी मैं पढ़ा चुकी हूँ। ये कब होता है? जब सन जो है डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर रहता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ के ऊपर रहता है, मतलब जून 2022 में, जहाँ पे लॉन्गेस्ट डे हो जाता है हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। तो उस दिन लॉन्गेस्ट डे होता है। ड्यूरिंग दिस अर्थ एक्सिस जो है वो टिल्ट हो जाता है नॉर्थ पोल की साइड पे। अमाउंट जो है एनर्जी की वो ज़्यादा हो जाती है उस टाइम, 30% हायर हो जाती है एट द नॉर्थ पोल देन एट द इक्वेटर, ठीक है। तो ये देखिए, तो ये हमारा सन हो गया। तो समर सोलिस्टिक यहाँ पे जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सन जो है 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर रहता है। अब हम आते हैं एक्सोनॉन 1T। ये वर्ल्ड का मोस्ट सेंसिटिव डार्क मैटर एक्सपेरिमेंट है जो कि ऑपरेट किया है अंडरग्राउंड एट इटली में किया गया है। ये एवरीथिंग वी सी जैसे कि प्लैनेट, मून और मैसिव गैलेक्सीज जो देखते हैं वो लेस देन 5% ऑफ द यूनिवर्स को कंप्राइज करती है, बट 27% जो है वो डार्क मैटर कंप्राइज करता है और 68% जो है डार्क एनर्जी कंप्राइज करती है हमारे पूरे यूनिवर्स को। वाइल डार्क मैटर जो है वो बहुत सारी गैलेक्सीज को अट्रैक्ट करते हैं और एक साथ रखते हैं, और डार्क एनर्जी जो है वो बहुत सारी चीज़ों को रिपेल करती है। सम अदर एविडेंस जो है एक्सपेंशन के, जैसे कि माइक्रोवेव का डिटेक्शन, ऑब्जर्वेशन ऑफ रेडशिफ्ट फिनोमेना, तो ये सब हमको देखा गया। अब आइस क्यूब के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो आइस क्यूब एक पार्टिकल डिटेक्टर है जो कि साउथ पोल पे है, जो कि रिकॉर्ड करता है हमारे मासलेस सब एटॉमिक पार्टिकल है जो कि न्यूट्रिनो बोला जाता है, उनके इंटरेक्शन को देखता है। और ये आइस के अंदर बरीड है, मतलब जो साउथ पोल में जो भी आइस है अंटार्कटिका में, उसके अंदर जो है ये न्यूट्रिनो पार्टिकल्स जो है अंदर उसके जमे हुए हैं। आइस क्यूब टेलीस्कोप जो है ये पावरफुल टूल है डार्क मैटर को सर्च करने के लिए। फिर आते हैं गामा रे बस्ट। तो रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए कि एनर्जी आफ्टर ग्लो ऑफ GRB डिटेक्टेड इन स्पेस में हेल्प इन
प्रूविंग स्टेलर इवोल्यूशन। स्टेलर इवोल्यूशन मतलब स्टार का इवोल्यूशन। तो गामा रे बर्स्ट जो है ये एक शॉर्ट लिव्ड एक्सप्लोजन है। हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल जो गामा रेस होते हैं, तो गामा रेस का बहुत ज़्यादा बर्स्ट हो गया है, मतलब बहुत ज़्यादा बूम, मतलब जैसे कोई पटाखे फूटते तो उस टाइप का तो एक्सप्लोजन हुआ है, लास्टिंग फॉर लेस देन सेकेंड टू सेवरल मिनट। तो जीआरबी जो है आर थॉट टू बी जनरेटेड। ये क्यों जनरेट हुआ है? ये इसलिए जनरेट हुआ बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक होल्स, और ये शाइन करते हैं अबाउट मिलियन ऑफ ट्रिलियन टाइम्स, जो कि मतलब सन का शाइन होता है उससे कई ज़्यादा शाइन कर सकते हैं। दे आर नोन टू अकर एट ह्यूज डिस्टेंस, मतलब बहुत डिस्टेंस में अर्थ के अकर करते हैं, टूवर्ड्स द लिमिट ऑफ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। फिर एनक्लिएडस बोले तो नासा का ये कसीनी स्पेसक्राफ्ट है जिसने मीथेन को डिटेक्ट किया है अलॉन्ग विद अदर कंपाउंड्स को, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, डाईहाइड्रोजन को भी डिटेक्ट किया है सैटर्न्स के मून पे। ये सजेस्ट करते हैं कि मून जो है वो डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट से बना है, जो कि बहुत सारे कंपाउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं द सेम एनवायरनमेंट दैट में, जो कि जैसे अर्थ में प्रोड्यूस होते हैं। सैटर्न्स का अदर मून की अगर बात बताएं तो टाइटन जो है उसमें भी मीथेन है, उसमें भी मीथेन है, उसके एटमॉस्फेयर में भी। अर्लियर इन 2005 तो कसीनी ने डिस्कवर किया था गीजर ब्लास्टिंग particles of water ice into the space from fractures near Enceladus south pole that feeds the Saturn's ring। तो उन्होंने क्या क्या मीथेन भी डिस्कवर किया, बहुत सारे पार्टिकल्स भी डिस्कवर किए, और बहुत सारा ब्लास्टिंग जो है गीजर्स का, ब्लास्टिंग पार्टिकल्स का, वो भी डिस्कवर किया। फिर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात करता है तो रिसेंटली नौका, जिसका मतलब मीनिंग साइंस इन रशियन, तो ठीक है, नौका रिसेंटली नौका जो है एक स्पेस मॉड्यूल है, वो रशिया ने लॉन्च किया है कि जो भी हमारे इंटरनेशनल जो भी हमारे एग्जिस्टिंग मॉड्यूल हैं आईएसएस के, उनको रिप्लेस करना है। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में देख लेते हैं। तो ये एक लो अर्थ ऑर्बिट स्पेस स्टेशन है जो कि 1998 में लॉन्च किया गया है, जो 5 पार्टिसिपेटिंग स्पेस एजेंसीज से बना हुआ है। नासा हो गया, रॉस्कोमॉस रशिया हो गया, जापान हो गया, यूरोप हो गया और कनाडा हो गया। ये हेल्प करेंगे कि लॉन्ग टर्म हम रिसर्च कर सकें ह्यूमन हेल्थ में अंडर माइक्रोग्रेविटी, जैसे कि फिजिकल मटेरियल स्पेस साइंस के बारे में। ऑनरशिप जो यूज़ है स्पेस स्टेशन का वो इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटीज़ और एग्रीमेंट से बना हुआ है, और स्पेस स्टेशन जो है वो लो अर्थ ऑर्बिट पे रखा गया है एट एन एवरेज ऑफ 227 नॉटिकल माइल्स और 420 किलोमीटर्स अबव द अर्थ, और ये जो है ऑर्बिट करेगा अर्थ को एवरी 90 मिनट्स में। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 5 कंट्रीज से मिलकर बना है। कौन कौन सी है? रशिया, यूएसए, जापान, यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड कैनेडियन। ये हमको लॉन्ग टर्म रिसर्च बढ़ाएगा ह्यूमन हेल्थ के बारे में, और लो अर्थ ऑर्बिट में रखा गया है और एवरी अर्थ को जो है 90 मिनट्स में ऑर्बिट करेगा। फिर डोपलर रडार की बात करें तो रिसेंटली इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है ओनली डोपलर रडार जो है मुंबई में डिस्कवर किया है, जो कि सर्वे करेगा हमारे वेदर पैटर्न्स और फोरकास्ट को। अभी ये वर्किंग इसकी स्टॉप हो गई है। वर्किंग प्रोसीजर की बताएं तो ये टाइम जो भी ऑब्जर्विंग द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द बीम टू बी ट्रांसमिटेड एंड रिटर्न टू द रडार अलाउस वेदर फोरकास्टिंग डिपार्टमेंट। डॉपलर रडार जो है ये स्पेशल है एज इट कैन प्रोवाइड, ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा जो भी हमारे टारगेट्स हैं, पोजीशन है जो भी टारगेट्स की, एज वेल एज उनका मूवमेंट किधर हो रहा है वो भी। ये दिस मेक्स इट पॉसिबल टू टेल वेदर द प्रेसिपिटेशन, मतलब जो हमारा रेनफॉल है वो मूव कर रहा है हमारे रडार की तरफ या उससे दूर। फिर आते हैं स्पेस राइस। तो चाइना ने अभी पहला बैच जो है स्पेस राइस का हार्वेस्ट किया है, जो कि रिटर्न हुआ है फ्रॉम लूनर वेयर्ज। तो सिग्निफिकेंस क्या है? आफ्टर बीइंग एक्सपोज टू कॉस्मिक रेडिएशन, जीरो ग्रेविटी, कुछ सीड्स जो है वो म्यूटेट करते हैं और हाई ईल्ड प्रोड्यूस करते हैं जब भी वो अर्थ पे प्लांट किए जाते हैं, और कंट्रीब्यूट करेंगे ये चाइना के हाइब्रिड राइस ब्रीडिंग में। फिर आते हैं क्रायोजेनिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप फैसिलिटीज़ टू बूस्ट रिसर्च। तो ये क्या है? विथ ऑनगोइंग डेवलपमेंट ऑफ 4 न्यू क्रायो EM फैसिलिटीज़, इंडिया का एम क्या है कि वो इंस्ट्रूमेंटल इंस्ट्रक्चरल बायोलॉजी, एंजोमोलॉजी, ड्रग डिस्कवरी के लिए हेल्प करेंगे। क्रायोजेनिक्स क्या है? ये एक साइंस है जो कि एड्रेस करेगा बहुत लो टेम्परेचर में हम प्रोडक्शन और एफर्ट्स कैसे लगा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट्स यूज़ की बात करें तो क्रायो EM जो है ये हाई रिजोल्यूशन स्ट्रक्चर डिटरमाइन करेगा बायोमोलिक्यूल्स के सॉल्यूशन के लिए, और ये कॉमनली यूज़ किया जाएगा जो भी लो टेम्परेचर में बिहेवियरल चेंज हो रहे हैं मटेरियल के, उसको ऑब्जर्व करने के लिए। स्पेस टेक्नोलॉजी और प्रिजर्वेशन ऑफ फूड को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, और ह्यूमन बॉडीज़ को कैसे रिस्टोर कर सकते हैं, और लाइफ स्टॉक सीमेंस वगैरह को। ठीक है। फिर आते हैं स्पेस ऑब्जेक्ट की बात करें तो ब्लू स्ट्रेगलर। तो इंडियन रिसर्चर्स ने अभी कैरी आउट किया है पहला एवर कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ
ब्लू स्ट्रेगलर्स, तो ब्लू स्ट्रेगलर्स क्या है, एक बिगर और ब्लूअर स्टार है जो कि फॉर्म हुए थे जब एक स्टार जो है पूरी तरह एंड होके दूसरे स्टार की तरह बन गया था। ये स्टार प्राइमरली प्रेजेंट होते हैं ओल्डर और मैसिव स्टार क्लस्टर्स में। मोर देन 54% ऑफ द ब्लू स्ट्रेगलर्स जो है वो फॉर्म होते हैं बिकॉज जो मास होता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है किसी और स्टार में। 30% जो है दो कोलिजन स्टार के कोलिजन के उससे फॉर्म होते हैं, और 10 to 16% जो है अगर इंटरेक्शन हो रहा है 2-3 स्टार्स का तो उनके इंटरेक्शन से फॉर्म होते हैं। ब्लू स्ट्रेगलर्स जो है स्टार के फॉर्मेशन के लिए बोला गया है, ठीक है। फिर आते हैं मैग्नेटस। साइंटिस्ट ने अभी पहला क्लू ट्रेस किया है कि जो भी हमारे हाई एनर्जी पल्सेस होते हैं मैग्नेटर से निकलते हैं उनको अंडरस्टैंड करने के लिए। मैग्नेटर एक टाइप का न्यूट्रॉन स्टार होता है। इन अ टिपिकल न्यूट्रॉन स्टार अगर बात आए तो मैग्नेटिक फील्ड जो है ट्रिलियन टाइम्स ज़्यादा होती है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से। हाउएवर मैग्नेटर की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड जो है और ज़्यादा होती है। तो न्यूट्रॉन स्टार्स कैसे फॉर्म होते हैं? न्यूट्रॉन स्टार्स तब फॉर्म होते हैं जब बहुत सारे मैसिव स्टार्स जो है उनका फ्यूल खत्म हो जाए और पूरी तरह वो कोलैप्स हो जाए, क्रश हो जाए एक दूसरे में, मतलब क्रश हो जाए तो उसको बोलते हैं न्यूट्रॉन स्टार। स्टार का जो है हायर मास होता है, जो जिनका भी हायर मास होता है वो कंटिन्यू कोलैप्स होते रहते हैं स्टेलर मास ब्लैक होल्स में। मैग्नेटस जो है वो बहुत सारे वॉयलेंट एरप्शन होता है जब भी वो होते हैं, और ये इनका जो दैट आर स्टिल लिटिल नोन ड्यू टू देयर एक्सपेक्टेड नेचर। इट इज़ बिलीव दैट एरप्शन जो होता है मैग्नेटस में वो होता है इंस्टेबिलिटी के कारण, मैग्नेटोस्फेयर की जो इंस्टेबिलिटी होती है उनके कारण, जैसे कि काइंड ऑफ अर्थक्वेक और ये सब। ये बहुत सारी वेव्स क्रिएट करते हैं जिनको एल्वन वेव्स बोला जाता है मैग्नेटोस्फेयर का ऑफ मैग्नेटस। एंड इंटरैक्ट जब भी वो इंटरैक्ट करते हैं किसी वेव डिसिपेटिंग एनर्जी एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं तो वो कहीं ना कहीं वेव्स को क्रिएट करते हैं। फिर वुल्फ रेयाट स्टार्स की बात करें तो मैसिव स्टार जो ये एक मैसिव स्टार्स है जो कि एडवांस स्टेज में रहता है स्टेलर एवोल्यूशन के और बहुत जल्दी मास लूज कर देता है अपना, उसको वुल्फ रेयाट स्टार्स बोला गया है। ये जो है बहुत हॉट होते हैं और इनका जो मास होता है 25 टाइम्स ग्रेटर देन सन होता है। और ये 3 क्लासेस में डिवाइडेड है, WN स्टार्स, फिर WC स्टार्स एंड द रेयर WO स्टार्स, ठीक है। फिर आते हैं वाइट ड्वार्फ स्टार्स। तो वाइट ड्वार्फ स्टार्स का नाम है अभी लैमोस्ट करके है कुछ। इन्होंने अभी पहला अपना पूरा रोटेशन कंप्लीट किया है एवरी 25 सेकेंड में, और ये फास्टेस्ट स्पिनिंग वाइट ड्वार्फ कंफर्म किया गया है। वाइट ड्वार्फ क्या है? एक स्टार है जो कि अपना फ्यूल जो है उनका ख़त्म हो जाता है और अपनी जो आउटर लेयर है वो बाहर फेंक देते हैं, और ये हेल्प करते हैं कि जो भी श्रिंकिंग हो रहा है, कूलिंग हो रहा है ओवर अ मिलियन ऑफ टाइम्स स्टार्स का, ओवर अ मिलियन ऑफ ईयर्स स्टार्स का, तो उनके प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। एस्टेरॉइड रियुगु की बात करें तो रिसेंटली नासा ने अपना पहला सैंपल जो है एस्टेरॉइड रियुगु का रिसीव किया है, जो कि अर्थ पे रिटर्न किया गया है लास्ट दिसंबर में। जापानीज़ का हायाबुसा मिशन जो है स्पेसक्राफ्ट उससे के थ्रू। रियुगु जो है ये एक डायमंड शेप स्पेस रॉक है जो कि हमारे सन को ऑर्बिट कर रहा है बिटवीन द अर्थ एंड द मार्स। रियुगु जो है वो क्लासिफाइड है एज कार्बोनियस, मतलब इसमें कार्बन है और C टाइप एस्टेरॉइड्स है जहाँ पे बहुत सारा कार्बन और वाटर जो है ये कंटेन करता है। स्टडीज एस्टेरॉइड्स लाइक रियुगु जो है वो हेल्प करेंगे कि जो भी हमारे सोलर सिस्टम का ओरिजिन है उसको अंडरस्टैंड करना, कैसे मॉलिक्यूल्स वहाँ पे वाटर वगैरह होते हैं उनको। फिर गायनामीड, ये क्या है? यूजिंग डेटा सेट फ्रॉम नासा हबल स्पेस टेलीस्कोप साइंटिस्ट ने पहली बार जो है डिस्कवर किया है वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर ऑफ जुपिटर्स मून गायनामीड। जुपिटर्स का मून है ये, क्या है? जुपिटर के ये गायनामीड क्या है? जुपिटर का मून है जहाँ पे हमने वाटर वेपर डिस्कवर किया है। गायनामीड लार्जेस्ट मून है हमारे सोलर सिस्टम का और जो कि सबसे ज़्यादा वाटर कंटेन करता है, मतलब अर्थ के ओशन से भी ज़्यादा वाटर कंटेन करता है। टेम्परेचर यहाँ का इसीलिए कोल्ड रहता है। और नासा का जूनो मिशन जो है वो ये जो है इज टेकिंग अ क्लोज लुक एट गायनामीड एंड जुपिटर। फिर हाइसीन प्लैनेट्स, तो ये क्या है? अकॉर्डिंग टू रिसर्चर्स ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ जो है ये न्यूज़ में इसलिए कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लाइफ जो है टेरेस्ट्रियल लाइफ जो है कुड थ्राइव ऑन मेजर हाइसीन एक्सो प्लैनेट। हाइसीन क्या है? एक एक्सो प्लैनेट है जो कि 2.6 टाइम्स बिगर है अर्थ से, और जहाँ पे बहुत सारा ओशन और हाइड्रोजन रिच एटमॉस्फेयर है। हाइसीन प्लैनेट्स जो है वो रॉकी नहीं है लाइक अर्थ, मतलब अर्थ पे जैसे रॉक्स हैं वहाँ हाइसीन प्लैनेट्स पे नहीं है, और ये जनरली अपीयर होते हैं अबेंडेंट थ्रू आउट द मिल्की वे गैलेक्सी। फिर आते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑन एन एक्सो प्लैनेट। तो रिसर्चर्स ने पहली बार आइडेंटिफाई किया है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारे एक्सो प्लैनेट को भी सराउंड करते हैं। अब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो शील्ड की तरह एक्ट करते हैं, जो भी एनर्जेटिक पार्टिकल्स आते हैं वो उनको अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो है अर्थ को उनसे अटैक करने में बचाती है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सिमिलर रोल्स प्ले करते हैं अदर प्लैनेट्स में भी।
फिर न्यू एक्सोप्लैनेट की अगर बात कराएं तो TOI 1789b NHD, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको पढ़ा दे रही हूँ, बट आप प्लीज़ इन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिएगा, ठीक है। आप इनको सबको छोड़ के भी चीज़ें करते, जैसे ये सब चीज़ें नहीं आती हैं, ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें आती हैं जो मैं आपको बताऊँगी, इंपॉर्टेंट है। अहमदाबाद बेस्ड फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी ने अभी डिस्कवर किया है न्यू एक्सोप्लैनेट जिसका मास 1.5 टाइम्स सन से ज़्यादा है। ये जो है सेकेंड एक्सोप्लैनेट है जो कि डिस्कवर किया गया है, और ये एक्सोप्लैनेट्स जो है क्लोज होते हैं स्टार्स के, जिनका मासेस जो है 0.25 टू अ फ्यू जुपिटर मास कॉल्ड एज हॉट जुपिटर्स। अब डू यू नो की बात करें तो लाइट ईयर क्या होता है, एक डिस्टेंस होता है जो भी हमारे लाइट ईयर इज द डिस्टेंस लाइट ट्रेवल इन वन अर्थ ईयर। तो वन अर्थ ईयर में जितनी भी लाइट ट्रेवल होती है उनके बीच का डिस्टेंस, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस जो होता है वो लाइट ईयर में मेजर किया जाता है, बिकॉज ओनली थिंग एब्सोल्यूट इन द यूनिवर्स अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन इज द स्पीड ऑफ लाइट। तो कुछ भी एब्सोल्यूट है दैट इज स्पीड ऑफ लाइट, और रेस्ट जो है रिलेटिव है। फिर आते हैं प्लैनेट 9, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करने की ज़रूरत है। ये एक मैसिव हाइपोथेटिकल ऑब्जेक्ट है जो कि इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहा है प्लूटो के बहुत दूर तक, मतलब फार बिहाइंड। ये बिलीव किया जाता है कि प्लैनेट 9 जिसका मास जो है 6.2 है अर्थ के मासेस का, ये नोटेड किया गया कि ट्रांस नेपट्यूनियन ऑब्जेक्ट जो है जिसको 2015 BP 509, ये अनयूजुअल ट्रेजेक्टरी में मूव करता है बिकॉज ये अफेक्ट हो जाता है प्लैनेट 9 की स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी के थ्रू। फिर एटाकामा लार्ज मिलीमीटर एरे की अल्मा की बात करें तो यूजिंग एल्मा क्या है, एक टेलीस्कोप है जो कि एटाकामा डेजर्ट पे लॉन्च किया गया है, वहाँ पे रखा गया है चिली के एटाकामा डेजर्ट पे। ये रेडियो टेलीस्कोप है जो कि इंटरनेशनल पार्टनरशिप के थ्रू बना है, जैसे कि US हो गया, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, और जापान की स्पेस एजेंसी ने मिलकर बनाया है। ये जो है फर्स्ट टाइम अभी मून फॉर्मिंग रीजन को स्पॉट किया है अराउंड द एक्सोप्लैनेट। फिर कामो ओलेवा की बात करें, ये एक क्वासी सैटेलाइट है, नियर अर्थ ऑब्जेक्ट है जो कि ऑर्बिट करेगा सन को और अर्थ के जो है क्लोज ही रहेगा। ये डिस्कवर किया है हवाई पैन स्टार्स 1 टेलीस्कोप ने। इसका साइज़ जो है बहुत छोटा है, इसलिए साइंटिस्ट को डिफ़िकल्ट होता है, मतलब क्रोमा ऑलवेज हैज़ बीन डिफ़िकल्ट फॉर साइंटिस्ट टू स्टडी। ये रिसेंटली साइंटिस्ट ऑफर इंसाइट इनटू वेयर दिस सैटेलाइट के कुड हैव कम फ्रॉम। फिर आते हैं एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई। तो रिसर्चर्स जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने ऑब्जर्व किया है 3 सुपर मैसिव गैलेक्सीज, जो बहुत सारी गैलेक्सीज, जो 3 गैलेक्सीज है उनकी मर्जिंग से बना है, और उन्होंने ट्रिपल एजियन फॉर्म किया है। अब एजियन क्या है, मैनी गैलेक्सीज जो है वो उनके पास बहुत ज़्यादा न्यूक्लियाई रहता है जो बहुत ही लाइट होता है, मतलब ब्राइट होता है। सो ब्राइट दैट द सेंट्रल रीजन जो है वो बहुत ज़्यादा ल्यूमिनस होता है, मतलब बहुत ज़्यादा लाइट फेंकता है देन द रिमेनिंग गैलेक्सी लाइट, और इन न्यूक्लियाई को हम क्या बोलते हैं, एजियन बोलते हैं। बेस्ड ऑन एक्सरे ऑब्जर्वेशन अ गुड गैस इज द पावर सोर्स इन एजियन इज अ सुपर मैसिव ब्लैक होल। मच ऑफ द एनर्जी जो है एजियन से जो आती है वो नॉन थर्मल होती है, टाइप ऑफ एमिशन होती है, जहाँ पे बहुत सारे एजियंस जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एमिटर्स होते हैं एक्सरेज के, रेडियो के, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और ऑप्टिकल रेडिएशन के। तो ये हो गया एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू व्हाट आर द मिशंस जो इंपॉर्टेंट है, जो मैं पहले भी पढ़ा चुकी। तो सबसे पहली बात, अगर मरकरी पे मिशन की बात करें तो मरकरी पे नासा का मिशन मैसेंजर है और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का बेपी कोलंबो है। फिर वीनस पे अगर बात करें तो नासा का मलेगान मिशन डेविनकी और वेरिटस, इसरो का शुक्रयान मिशन और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एनविजन वीनस एक्सप्रेस। मार्स पे मिशन की बात करें तो नासा का इंसाइट मिशन, ओडेसी, पाथफिंडर, मैवेन, विकिंग, प्रिजर्वेंस मिशन। इसरो की बात करें तो मंगलयान, चाइना की बात करें तो तियानवेन, यूएई की बात करें तो होप, और यूरोपियन स्पेस एजेंसी की बात करें तो एक्सोमार्स और मार्स एक्सप्रेस। जुपिटर पे मिशन की बात करें तो नासा का जो वॉयेजर 1, वॉयेजर 2 और यूरोपा क्लिपर है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का जूस मिशन है। सैटर्न पे बात करें तो नासा का वॉयेजर 1, वॉयेजर 2 और कसीनी मिशन, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ह्यूगेंस। नासा का यूरेनस पे बात करें तो वॉयेजर 2, नेपट्यून पे भी वॉयेजर 2 है, नासा का मिशन है। और सन पे अगर बात करें तो नासा का मिशन पार्कर सोलर मिशन, हेलियोस्वार्म, हेलियोफिजिक्स, सोलर ऑर्बिटर, ठीक है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। और इसरो का जो है आदित्य L1 मिशन है। सो ओके, दिस इज़ द एंड ऑफ स्पेस पार्ट। ये बहुत ही बड़ा पार्ट था, तो आप लोग प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़िएगा, और उसके बाद मैं हेल्थ पढ़ाऊंगी, वो भी बड़ा टॉपिक है। एंड थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।